2024 और 2025 की तैयारी किस तरीके से करनी है। सो एसेंशियली अभी क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है, सो देखिए आपने कभी अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हो तो वहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रिसोर्स कर्स का, कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं और उनको ठीक तरीके से मैनेज ना किया जाए देन देयर इज़ अ पीरियड ऑफ डी ग्रोथ। मतलब आप जो सोचते हो कि मेरे पास तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतने सारे माइंड्स हैं, फिर मेरा प्रदेश जो है वो सबसे ऊपर जाएगा, लेकिन एक्चुअल में इकोनॉमिक सर्वे हमारे को दिखाता है कि वो रिसोर्सेज का इतना मिसयूज होता है या ड्यू टू एनी अदर रीज़न जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो ऊपर की तरफ आपका ग्राफ जाना चाहिए, और नीचे की तरफ जाना शुरू हो रहता है। इट एसेंशियली मीन्स कि सिर्फ रिसोर्सेज होना, कि आपके पास स्टडी मटेरियल है, आपके पास टाइम है, आपके पास सारे रिसोर्सेज जो तैयारी के लिए चाहिए वो हैं, दैट डजंट सफाइस कि अपनी प्रिपरेशन जो सही ट्रैक पे चलेगी। तो आज का जो सेशन है वो इट इज़ नॉट अबाउट रिसोर्सेज, इट इज़ अबाउट ट्रैक, कि आप सही दिशा में चलें। 2024-2025 का जो एग्ज़ाम है उसमें जो जेन्युइन डाउट्स हम देखते हैं क्लासेस में कि सर करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने समझ नहीं आ रहा, ऑप्शनल सेलेक्ट कैसे करना है समझ नहीं आ रहा, इवन ऑप्शनल कब तक पूरा करना है, सिलेबस कब तक पूरा हो जाना चाहिए, रिवीजन कितनी बार करनी है। सर नोट्स बनाने शुरू करे तो पूरा अखबार कॉपी कर लिया, एंड में अखबार से ज़्यादा मोटे हमारे खुद के नोट्स बन गए, शॉर्ट नोट्स बन ही नहीं रहे, क्रिस्प नोट्स बन ही नहीं रहे, रिवीजन नहीं हो रही, डेट वाइज नोट्स बनाने हैं या टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं। हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, एंशिएंट मिडीवल तो बोरिंग लग रहा है, प्रतीक सर बैठे हैं फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये बात, एंशिएंट मिडीवल थोड़ा बोरिंग लग रहा है लेकिन सर क्वेश्चंस तो उससे आते ही हैं। सर आर्टिकल नंबर कैसे याद करना है, पॉलिटी की कोई ट्रिक बता दो, ज्योग्राफी समझ नहीं आ रही, एनवायरनमेंट मुश्किल लग रहा है, ये सारे डाउट्स हमारे को आते हैं डेली, मतलब हर एस्पिरेंट को आता है। और सबसे बड़ा डाउट, सर अभी 5 दिन पहले कुछ पढ़ा था लेकिन अभी उसको याद नहीं है क्योंकि रिवीजन हो नहीं रही है, टाइम टेबल में रिवीजन हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे। ये सारी प्रॉब्लम्स आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्लस ये समझेंगे कि इस पूरी जर्नी में अनअकैडमी किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है, अनअकैडमी किस तरीके से आपको वो जो राइट ट्रैक चाहिए वो प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले इनवाइट करेंगे सिद्धार्थ सर को टू डिस्कस मोर अबाउट दिस। हेलो भाई, मैं जल्दी से क्यों आ गया, मैंने कहा बहुत टाइम वेस्ट हो गया है ना, तो इतनी देर में कि मुदत सर मुझे ऐसा पूरा वेलकम वो करेंगे, मैंने कहा फटाफट आ जाता हूँ, लेट मी फटाफट save your time and get to the business of, can we change this please, right, all right, from this one, all right, बताओ इनमें और मेरे में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, ओके, बदतमीज़ ये भी है, थोड़े बहुत मैं भी हूँ, राइट, और सरप्राइजिंगली मुझे पता चला हमारे राशि भी मैच करती है, मुझे एक दिन पता चला था। सो आई द वेज फ्रेंड्स, मुदत सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू किया, एंड लेट्स लाइक आई से, मैं अपने लॉ करियर में अपने आर्ग्यूमेंट के टाइम पर मैं जजेस को हमेशा ऐसा, मतलब व्हेन आई एड्रेस देम तो मैं ऐसे लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, ओके, दैट्स व्हाट वी एक्चुअली आर ओवर हियर फॉर। जितनी बातें जो जेनेरिक बातें हैं ना वो तुम सब लोगों को मालूम होती है, आई होप एवरीवन नोस दिस, एंड यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कुछ जेनेरिक बातें मेट्रो स्टेशन से उतरते ही पता चल जाती है नो, जैसे करोल बाग के मेट्रो पे पहुंच जाते हैं उनको पता चल जाता है यार ये है बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है, स्टैमिना की ज़रूरत होती है, लोग फेल होते हैं, एंड आई थिंक इसको बारे में मैं कुछ बोलूँगा तो मैं कोई खास ज्ञानवर्धक बातें नहीं बोलूँगा। द सिचुएशन दैट आई हैव टू टॉक अबाउट इज नॉट द प्रॉब्लम दैट वी आर हैविंग, द सिचुएशन दैट आई एम हैविंग इज कि क्या इसकी कोई सोल्यूशन है या नहीं है। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग कि सब लोग ऐसा बोलते हैं यार सिलेबस बहुत बड़ा है, नोट्स बहुत ज़्यादा है, राइट, करंट अफेयर्स रोज आ जाते हैं, कैसे याद रखें एंड ऑल दैट। कैन वी जस्ट स्ट्रेट गो टू अ सोल्यूशन टू दैट? अलाउ मी टू बी एरोगेंट, वैसे तो इवन इफ यू डोंट अलाउ मी तो यू नो दैट गोज बाय नेचर, अलाउ मी टू बी एरोगेंट। यहां बैठा हुआ एक एक आदमी है ना, राइट, एक एक एजुकेटर, इन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ एक एक सब्जेक्ट को दे दी। कैन यू ऑल एक्नॉलेज दैट? आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रतीक नायक वुड बी हिस्ट्री सिनोनिमस, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये मुझे पता नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता, बट अगर ये किसी रोमांटिक डेट पे भी जाएंगे ना तो हिस्टोरिक बात करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने एक दिन इंस्टाग्राम पर एक फोटोग्राफ क्या डाल दी, मेरे घर में चिड़िया एक आई थी तो मैंने उसकी चिड़िया के डाल दी।
मेरे को आज सुदर्शन सर बोले सर मैं उसका IUCN डिस्क्रिप्शन दूं क्या, मतलब मेरे को आते ही सबसे पहले इन्होंने बोला सिद्धार्थ सर आपके फार्म हाउस पे चिड़िया आई थी ना, मैंने सोचा था IUCN डाल दूं, किसी ने टैग भी किया तो सुदर्शन सर को किया। सो यू नो एवरीवन ओवर हियर इज सिटिंग। मैं अभी ऐसा पर्सनल बातें पता नहीं चलती है, लेकिन यू नो व्हेन आई एम ड्राइविंग विद माय वाइफ फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑल्सो ना, तो समटाइम्स मैं ऐसे बीच में मुझे पता नहीं चलता, इन अ वेरी हसीन वादी मोमेंट भी मैं ना लॉ डिस्कस करने लग जाता हूँ, यू नो। सो एंड मतलब पुअर वुमेन यार, आई मीन शी मैरिड चलता फिरता लॉ की किताब यार, आई मीन व्हाट डू वी डू। अब क्या है ना, हमारी दाल रोटी थी ये एक टाइम पर, अब ये पैशन हो गया, यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब मुझे मजा आता है यही बातें करने में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मिर्जा गालिब को यू नो शायरी में मजा आता था, सामने वाला सोचता रहता तो भाई इसने क्या बोल दिया। आई होप यू इट्स नो लॉन्गर टेक्निकलिटी। मैं समझा पा रहा हूं ये बात। अब क्या हो गया, अब तुम अपनी अपनी बर्थ सर्टिफिकेट देखो, ऑलराइट। एक बहुत ब्रॉड स्केल पे मैं बोल रहा हूं, बहुत ब्रॉड स्केल पे तुम लोग समवेयर बिटवीन 22 से 30 होंगे, यू नो, ब्रॉडेस्ट, और इससे मोर और लेस मोटा मोटा। यार 25 साल में मैं कितना इंटेलिजेंट था, मैं आजकल ना बड़ा फेमस हो गया हूं ना, गॉड ऑफ पॉलिटी एंड ऑल। एक बार मुझे 25 साल में देख लेते ना तो ये टाइटल वापस ले लेते, यू नो। अबे यार ये नलायक, यू नो, बिकॉज एवरीबडी इज नलायक एट 25। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। यार यंग एज थी, कैसे, हाउ विल वी अब्सॉर्ब सो मच ऑफ मैटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तब मैंने भी सिर्फ रट्टा हुआ ही था, तब मैंने भी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को रट्टा हुआ था। ऐसा मुझे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ऐसा मुझे लगता था दैट आई न्यू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, बट आई डिड नॉट नो द कॉन्स्टिट्यूशन। आई हैड memorized the constitution. I hope everyone has understood what I'm trying to get into you. So please absorb करो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। No person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. भाई ये मेरे को पिछले 20 साल से याद है, समझ में आने में टाइम लगा। I hope you are understanding. Now I am your compact solution in polity. मैं तुमको उसके सारे कट शॉट, सारी चीजें हटाकर वो जो एक्चुअल एसेंस है मैं तुम्हें दे सकता हूं, या तुम खुद को भी दे सकते हो, बशर्ते कि तुम पहला अटेम्प्ट आज से 20 साल के बाद लो, जो कि यूपीएससी अलाउ नहीं करता। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। सो देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी। इट सेज कि जो स्कल्प्टर होता है ना, जो मूर्तिकार होता है, वो मूर्तिकार ना कभी पत्थर से मूर्ति नहीं बनाता, वो मूर्ति ऑलरेडी पत्थर में होती है, ही जस्ट रिमूव्स द एजेस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहां पर बैठा हुआ एक एक आदमी ना तुम्हारे एजेस हटाएगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग। मेहनत तुम्हें एक लिमिट तक लेकर जा सकती है। ये आदमी इज नॉट अ मेहनती आदमी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ही इज अ शार्प मैन। आर यू, ये नहीं, ये, okay, he is a sharp man. Are you understanding? He is a sharp man. There is a difference between hard work, which is एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी एंड दूसरी सीढ़ी के बाद तीसरी सीढ़ी। तुम लोग, मैं हमेशा तुम लोगों को बोलता हूं और मैं क्लास में भी बोलता हूं, तुम लोग बुद्धिजीवी हो, तुम लोग इंटेलेक्चुअल्स हो। तुम्हारी जिंदगी में या तो तुमने खुद ने या फिर तुम्हारे भगवान ने, तुम्हारे खुदा ने तुमको ये बात बोला कि बेटा ये ना दिमाग लगा के कमाएगा। मैं समझा पा रहा हूं। कोई होता वो अपनी खूबसूरती से कमाता, कोई होता वो डांस करके कमाता, कोई होता वो शक्ति से लड़ाई करके कमाता। तुमने फैसला कर लिया कि तुम्हारी बुद्धि का इज द वेपन दैट गॉड हैज गिवन यू। सो ट्रॉय में एक बहुत अच्छी लाइन थी, पता नहीं if तुमने पढ़ा, इलियाड में एक बहुत अच्छी लाइन थी। इट सेज दैट एवरीवन, गॉड गिव्स यू गिफ्ट्स, एवरीवन प्लेज विद द गिफ्ट्स गॉड गिव्स देम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एक हिटलर था, उसने कुछ अपने वेपन्स यूज किए। एक अमेरिका है, वो कुछ और वेपन्स यूज कर रहा है। मोदी जी कुछ और वेपन्स यूज कर रहे हैं। चाणक्य कुछ और वेपन्स यूज कर रहा था। तुम लोग कुछ और कर रहे हो। तुम्हारा वेपन इज हियर। अलाउ अस टू हेल्प यू रिमूव दिस एजेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तुम्हें इस बात में तो शक नहीं ना कि सुदर्शन गुर्जर सर इज ग्रेट एट ज्योग्राफी? तुम्हें यह शक नहीं ना कि मधुकर कोटावे सर या फिर प्रतीक नायक सर, मैं अपनी भी तारीफ कर रहता हूँ, ओके, आई एम ग्रेट, मुदित सर इज ग्रेट, मृणाल सर इज ग्रेट। और तुम्हें यह भी मालूम है वी आर
प्रोफेशनल्स विद अ कैपिटल लेटर P, यू अंडरस्टैंडिंग? सो हम लोग को अपना सब्जेक्ट तुमसे बेटर ही आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं यूपीएससी तुमसे बेटर क्रैक कर सकता हूँ, सॉरी, मुझे नहीं समझ में आता, मेरे को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के आगे ज्योग्राफी नहीं आएगा, ऑलराइट? और ना मुझे वो समझने की इच्छा है, ना मेरे में उतनी एबिलिटी है, ना मुझे एंशियंट कहाँ से खत्म होता है और मेडिवल कहाँ से स्टार्ट होता है, आई डोंट केयर एंड आई वोंट बी एबल टू डू इट। You are better than me at UPSC, but I will always be better to you at polity. Do you agree on this? Allow me to do that, right? We'll help you remove your edges. तो बेस्ट तरीका क्या? उसको बोलते हैं अपने आप को सरेंडर करना। Get my point? Surrender yourself, right, to your educators and allow us to help you crack the so-called toughest exam. It is no longer the toughest exam if I am attempting only polity. I hope you are understanding. UPSC के बोल दो कि सिद्धार्थ अरोरा को पॉलिटी में हरा के दिखाओ, बेटा हम भी देखेंगे, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। यू आर अंडरस्टैंडिंग? सो वो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर मेरे लिए यूपीएससी आएगा, मैं हाथ जोड़ के निकल जाऊंगा, भाई मुझे नहीं आता। सो व्हाट विल आई डू? वी विल कन्वर्ट यू इनटू पार्ट सुदर्शन गुर्जर, पार्ट प्रतीक नायक, part Siddharth Arora, part Mudit Gupta, part Mrunal sir, and so on and so forth. When you go with a combination, जिंदगी में तुम्हें क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ेगा how to prepare, because that is our job. Got it, everyone? Okay. I'll give this mic to Pratik Naik sir. Okay, he'll discuss about the later part, and then we'll get back to our subject one by one. Okay. All right, Pratik sir. थैंक यू सर। दोस्तों, सर ने जैसे आपके साथ, अच्छा हाय नाउ ऑडिबल, जैसे सर ने आपके साथ डिस्कस किया कि तैयारी के लिए आपको एक चीज़ करनी, वो है सरेंडर। आप देखिए कि दुनिया के इतिहास के अंदर, बिकॉज मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, तो अच्छा मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, तो एक चीज़ मुझे देखने को मिली है कि जब जब व्यक्ति एक रास्ते से दूसरे रास्ते में भटक रहा है, या रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, एंशिएंट हिस्ट्री की परंपरा में उसको श्रवण कहते थे, तो एक चीज़ उनको यही देखने को मिलती थी कि वो गुरुओं के पास चले जाते थे और गुरु के पास जाके कहते थे कि मुझे सत्य का रास्ता दिखा दो। और गुरु हमेशा अपने इंटरेस्ट को बाजू में रखते हुए अपने जो डिसाइपल हैं, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने में लग जाते थे। और इसी का ही परिणाम है कि भारत, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन हमारी थी, वहाँ कंटिन्यूसली आपको ऐसे टीचर्स मिलेंगे और उससे भी ज़्यादा बेहतरीन आपको स्टूडेंट्स दिखेंगे। आप चंद्रगुप्त मौर्य का केस देख लीजिए कि व्हाट वाज द आउटकम, है ना। इवेंचुअली वी विल सी कि चाणक्य के सरेंडर में चले गए और चाणक्य ने उनको कहाँ से कहाँ लेके चले गए। हम ये नहीं कहेंगे कि हम आज के मॉडर्न डे चाणक्य है या उनके लेवल के ऊपर है, पर जैसे सिद्धार्थ सर ने आपको बताया है कि आप अगर हमें सरेंडर करते हो अपनी तैयारी के दृष्टिकोण से या ओवरऑल प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जो चीज़ 2000 आवर्स में कर रहे हो, 20,000 मिनट्स उसके पीछे लगाओगे, शायद तक वही चीज़ हम सिंप्लीफाई करके आपको 20 आवर्स में करके दे देंगे। और यही यूपीएससी की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यू डोंट हैव टाइम फॉर दैट, राइट। आप हिस्ट्री खुद से पढ़ना चाहोगे तो इट माइट टेक एक्स्ट्रा आवर्स, आपको कनेक्टिविटी लिंकेजेस का प्रॉब्लम होगा। उसके सामने शायद तक हो सकता है कि हम आपके साथ आपको हेल्प कर सकते हैं इन द प्रिपरेशन फेज। और वो जो प्रिपरेशन फेज आएगी उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? तो आप कहोगे कि सर प्रिपरेशन फेज में एक तो मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो हो सकता है कि हमारे क्लासेस जब आप अटेंड कर रहे होंगे तो बहुत सारे बच्चों को एक क्वेरी होती है कि सर कितना लिखे, कहाँ से लिखे, किस तरह से तैयारी करें। बट माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि हम आपको उस तरह से हेल्प करेंगे जहाँ क्लासेस के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग आप लोगे, साथों साथ यहाँ पे हमारा जो मटेरियल होगा। और मटेरियल की तो खासियत ये है कि एक टीचर के रूप में हम लोग आपको हेल्प करेंगे विथ आवर नोट्स। अनअकैडमी एज अ प्लेटफॉर्म विल ऑल्सो गिव यू द नोट्स एंड द मटेरियल्स, दैट इज़ प्री रिक्विजिट। और वो जो चीज़ आप अलग अलग बुक्स के अंदर ढूंढ रहे होंगे, शायद तक जहाँ कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है, वही कनेक्टिविटी एक शिक्षक के रूप में हम आपको देंगे। ये नोट्स और क्लास का कॉम्बिनेशन होता है। एट टाइम्स आप देखिए कि यूपीएससी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि व्हाट नॉट टू रीड हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन व्हाट टू रीड। आप यहाँ बाहर चले जाओ दुकानों के अंदर या स्टेशनरी शॉप्स के अंदर चले जाओगे, फोटोकॉपी वाले, वहाँ आपको भर भर के नोट्स मिल जाएगी। बट द इश्यू अबाउट द नोट्स इज़ कि उसमें कभी कभी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिस आउट हो जाती है। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आप देखोगे तो प्रीडेटेड होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं होगी।
तो एक शिक्षक के रूप में हमारा कर्तव्य ये होता है कि हम उसके अंदर लिंकेजेस एस्टेब्लिश करें। ये लिंकेजेस हिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंदर मैं करता हूँ, वही चीज़ पॉलिटी के अंदर सिद्धार्थ सर करेंगे, सुदर्शन सर अपने सब्जेक्ट के अंदर करेंगे, मधुकर सर करंट अफेयर सेंट्रिक, मुदित सर भी उसी तरह से करते हैं। और इसी का ही आपको अल्टीमेट एडवांटेज होगा जब आप ये एग्ज़ाम की तैयारी करोगे और क्लासेस के साथ इंटीग्रेट करके करोगे। तो फ़ायदा यही है कि आप जो आपका पूरा का पूरा स्टडी का रिक्वायरमेंट पैटर्न है उसके अंदर आप पहले एक तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखिए, और साथों साथ इफ़ यू ट्रस्ट अस, मैंने आपको पहले भी कहा कि एक शिक्षक के रूप में हम आपको एक रास्ता दिखाने के लिए आए हैं, और वो रास्ता वही होगा कि आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाए। अकबर की याद मुझे आती है, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट दी किंग इन मिडिवल इंडिया, अकबर बहुत ही कंफ्यूज होता था एट टाइम्स व्हेन इट कम्स टू द डिसीजन मेकिंग। अकबर को थ्रू आउट हिज होल जर्नी उसको टीचर्स मिलते रहे। तो वी विल फाइंड कि एक अब्दुल लतीफ़ करके एक टीचर मिले थे उनको सबसे पहले, जब वो अमरकोट के अंदर जब वो बड़ा हो रहा था। अमरकोट वॉज अ प्लेस इन सिंध, अभी भी है, पाकिस्तान में चला गया है, वहाँ राणा हुआ करते थे राजपूत डायनेस्टीज़ के। वहाँ से टीचर्स ने उसको गाइडेंस दिया एंड देन ही बिकेम अ वेरी आई वुड से एन ओपन माइंडेड रूलर के रूप में उभर के आया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही केम इनटू कांटेक्ट विद शेख मुबारक, सो ही वॉन ओवर गुजरात, और गुजरात से उनको शेख मुबारक मिले। वही शेख मुबारक जिनके 2 संतान के बारे में आप जानते होंगे, अबू फजल वॉज वन ऑफ दी नवरत्नस ऑफ अकबर, और शेख मुबारक ही थे जो अकबर को सूफीज़म की तरफ लेके गए। वहाँ से ही देन वी विल फाइंड कि सलीम चिश्ती उनको मिलते हैं। वही सलीम चिश्ती जिनको सरेंडर किया था अकबर ने, एंड अकबर लिटरली सरेंडर्ड, एंड देन यू विल फाइंड कि वो कहाँ से कहाँ। तो एक शासक के रूप में आप देखिए, काम सरल करने का कामकाज एक शिक्षक उनके लिए करता है। आप भी भविष्य के शासक बनेंगे, यू विल बी द फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ दिस कंट्री, एंड वी एज टीचर्स विल मेक श्योर कि आपका रास्ता ईजी करने है। और ये नोट्स और हमारी टीचिंग, हमारी ओवरऑल जो क्वालिटी गाइडेंस होगी उसमें आपको ये ज़रूर से हेल्प करेगी। तो यही मेरा एक ओपिनियन था आप सबके लिए। आगे सुदर्शन सर आपको गाइड करेंगे फॉर दी फर्दर इनपुट्स, एंड उसके बाद हम लोग हिस्ट्री के ऊपर चर्चा करेंगे फिर से। स्लाइड आगे चली गई थी तो कह रहा भाई क्या कर रहा है तू। आवाज आ रही है मेरी? उधर पीछे तक। थैंक यू। पहले तो मुझे ये बता दो कि इस साल एग्जाम कौन दे रहा है ना? और नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग? चलो, नहीं वो इसलिए कि मैं पता तो लगे किसके लिए बोल रहा हूँ। अभी लाइव क्लास में ना कमेंट सेक्शन चल रहा होता है, तो एक नया ट्रेंड देखने को मिला है सर। जैसे आज मैंने कुछ पढ़ाया, 70-80% जनता ये कॉन्फिडेंस में रहती है कि सर का पढ़ाया हुआ याद रहेगा, तो मैं नेक्स्ट डे वैसे ही चला जाऊँ बिना कुछ रिवाइज किए। फिर लगा लूँ, ऐसा कह रहा हूँ। हाँ, तो अब मैं तो नेक्स्ट डे, मेरी आदत तो क्या है कि भाई जो पढ़ाया है उसको कम से कम एक बार फिर से पूछ तो लूँ मैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे जो ऑलरेडी कमेंट में बड़े एक्टिव रहते हैं तो आंसर वगैरह देते हैं, तो कुछ बच्चों का भरोसा जाग जाता है कि ये भैया दीदी जो रोज आते हैं, समझ रहे हो, ये सही आंसर देते हैं हमेशा। तो कुछ क्वेश्चन पूछा तो उसमें इसे पता नहीं है कि मैं पढ़ के नहीं आया, मतलब कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी ये भैया ने कहा है तो मैं भी यही टाइप कर देता हूँ कि सर को पता लग जाएगा कि मैं पढ़ के आया हूँ करके। लेकिन पकड़ में आ जाता है वो। एक दिन क्या, वो भैया ने आंसर गलत दे दिया। अब वो भैया के पीछे 4-5 और गलत आंसर में लग गए। मैंने उस दिन डिसाइड किया, या मतलब उसके आसपास ये चीज़ सोची कि ये तो गलत हो रहा है ना, मतलब आप किसी के भरोसे, मतलब हर पॉइंट पे किसी के सपोर्ट लेने के लिए। अभी तो आप क्लास में आए हो कि सर से पढ़ूंगा मैं, उसके बाद आंसर भी दे रहा हूँ तो भैया दीदी के भरोसे दे रहा हूँ। फिर एक चीज़ मैंने उसमें शुरुआत करी कि अच्छा मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। सबसे बड़ा एक सवाल ये भी है, सिंपल एक बात बता रहा हूँ कि जो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, वो इस साल जो मतलब इस साल जो एग्ज़ाम देंगे उनकी कंडीशन को आप समझना। वो इस समय सबसे ज़्यादा ये घबरा रहे हैं कि 2 महीने में मैं क्या करूं,
समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगले साल जो एग्जाम देंगे उनको उनकी स्थिति मतलब उनको ये समझना है कि आज इस बार जो एग्जाम दे रहे हैं उनकी जो स्थिति है कि 2 महीने में मैं कहाँ से तैयारी करूँ, क्या करूँ, और सबसे बड़ी बात मेरे क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ तो सही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज लगा ली मान लो कोई सी, तो गिनती के देंगे 3 टेस्ट बस, पर कमेंट में दिखा रहे हैं मैंने तो 40 लगा के आया हूँ, मेरे तो आंसर ही सही नहीं हो रहे हैं। तो मैं एक बहुत काम की चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि पढ़ाते समय या कोई भी शिक्षक यहाँ जो बैठा है, इसका मेन उद्देश्य ये है, या मैं आपको भी कहूँगा कि आप कहीं भी जाके पढ़ लेना, लेकिन एक सच्चाई जान लेना, जो भी शिक्षक ने टॉपिक पढ़ा है या पढ़ाया है, शाम को सोने से पहले आप एक ब्लैंक पेज में उसको लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। उस दिन का सच आपको जान के ही सोना है। ये बात मेरी कहीं नोट डाउन कर लेना, यदि आपको 1 साल के बाद कंफर्ट जोन में रहना है तो। और उस कंफर्ट जोन मतलब क्या कि एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो जाएं। सिद्धार्थ सर ने भी यही बात कही थी कि क्या पढ़ रहे हो आप, क्या चीज़ आपको सच आपका पता होना चाहिए इनडायरेक्टली। वो सर यही काम कराना चाह रहे हैं हमसे कि मतलब वो जो मूर्ति का एग्जाम्पल दिया है, वो जो बोल रहे थे ना कि ये चीज़ें पत्थर में ही ऑलरेडी मूर्ति है, बस उसको दिखाना है मुझे। बात यही है कि आपको पता है कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन सच्चाई क्या है कि आपने जो दिन भर पढ़ाया उसकी मूर्ति एक्चुअल में आपने ब्लैंक पेज पे क्रिएट की कि नहीं। तो यदि वो नहीं कर पा रहे हैं आप तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये समस्या है, इसमें जो लिखा हुआ है देखो टेस्ट और लाइव क्विज वगैरह, ये क्या है, अपने आप को चेक करने की बात है। पर क्विज के पहले जो एक एक्सरसाइज होती है ना, वो यही वाली होती है कि आपको शाम को सोने से पहले जो भी दिन भर में आपने पढ़ा है उसकी सच्चाई आपको पता है कि नहीं। अब मैं इसका फायदा बता देता हूँ। इनका जो सेकंड इशू है कि मेरे टेस्ट लगाता हूँ तो मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उतने सही नहीं हो रहे हैं। पता है ऐसा क्यों? कि आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है। सबसे बड़ी चीज जो मिस कर गए आप, दैट इज द कनेक्टिविटी। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट की अभी मैं बात करूंगा या कोई भी सब्जेक्ट की बात करूंगा, सर पॉलिटी की भी बात कर रहे थे, सर आर्टिकल तो कोई भी रट लेगा, संविधान बोले सर खुद अपना एग्जाम्पल दे रहे थे, एक टाइम ऐसा था कि मुझे सब याद था। मिसिंग जो थी ना कि ये चल क्यों रहा है, कनेक्टिविटी, वो सब मिस था। और यूपीएससी का आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई भी क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि तीनों स्टेटमेंट किसी एक टॉपिक के आसपास घूम ही नहीं रहे हैं, और घूमेंगे तो अलग अलग एस्पेक्ट्स पूछेगा। क्लाउड्स पे भी देगा तो हमें लगेगा क्लाउड्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्लाउड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बदल देगा वो। आप समझिए मेरी बात। और ये सब चीज़ कब होगी? जब आपको वो टॉपिक एक्चुअल में पता होगा, या वो टॉपिक की एक्चुअल में कनेक्टिविटी आपको पता। एंड थ्रू आउट द प्रिपरेशन 1 साल 1.5 साल मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं 2-2 साल से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ये पार्ट अभी उनका क्लियर ही नहीं हुआ है। और ये जब क्लियर नहीं होता है, आप शर्त लगा लो 100 क्वेश्चन का पेपर देना, आप 40-50 क्वेश्चन के बाद रुक जाएगी गाड़ी। 30-40 सही होंगे, उसमें से 60-70 तक मार्क्स आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 80 तक मार्क्स आएंगे बस। अब मैं सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ कि 80 तक ही मार्क्स आ रहे हैं तो अब मैं क्या करूँ। तो ये प्रिपरेशन जो नेक्स्ट ईयर जो लोग करने वाले हैं, आज ये चीज़ लेके जाना है कि मैं कहीं भी किसी भी क्लासरूम में या किसी भी चैट सेक्शन में बैठ के पढ़ूंगा ना, दिन भर में मैंने जो पढ़ा है शाम को मैं उसको लिख पा रहा हूँ कि नहीं। यार अपना सच तो जानना पड़ेगा ना आपको। अच्छा गलत कह रहा हूँ मैं? आप कभी भी ऐसा नहीं पढ़ना चाहोगे ना कि हाँ बस पता है मुझे कि कावेरी नदी उधर कहीं साउथ में है, उधर ही कहीं है, और फिर केरला में जा रही कि नहीं, एक्चुअल में सच पूछ लिया तो घबरा गए, क्योंकि साउथ में तो केरला भी आएगा, तमिलनाडु भी आएगा, आंध्र प्रदेश भी आएगा। क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको मिलेगा कावेरी बेसिन में कौन सा नेशनल पार्क है। परेशान हो रहे हैं। अब पापीकोंडा को भी लगाया है। तो आपको समझना है कि एक्चुअल में जो पढ़ रहे हो आपको पता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आज आपको आनंद आएगा, सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा, सब आएगा, लेकिन सच्चाई आखिरी दिन सामने आएगी जब आपसे क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने सिर्फ पूरा आनंद क्लास में लिया है। तो जो भी अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, मेरी बात ध्यान से समझना कि हर दिन किसी शिक्षक ने पढ़ाया, कहीं से भी पढ़ाया, शिक्षक करा रहा है वो नहीं करा रहा, वो उनका काम है। मेरा काम है शाम को सोने से पहले जो भी मैंने पढ़ाया उसको ठीक से मुझे पता है कि नहीं, याद है कि नहीं। मैं क्वेश्चन लगाते टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे कनेक्टिविटी पूरी आनी चाहिए, और वो एक दिन में डेवलप नहीं होगा, आपको लंबे समय में वो डेवलपमेंट आएगा। दूसरी चीज़, ये वाली जो लाइव क्विज और डेली टेस्ट है, ये क्यों दिया है? रोज डेली का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे? यार रोज क्यों प्रैक्टिस करने की बात हो रही है कि आपने जो पढ़ा या एक मेजर टॉपिक हुआ उसको आपको, अभी तो आपने सिर्फ पेपर पे लिखा है, वो कनेक्टिविटी वाले क्वेश्चन ही नहीं देखे ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है घबराहट, और जब आप घबरा रहे होते हो तो आप अपना कभी 100% दोगे ही नहीं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, और यही अनअकैडमी पे हम लोग कर रहे होते हैं। आजकल एक वो हैंड पिक्ड क्वेश्चन का पैटर्न चला है, जनरली प्लस कोर्सेज में हम लोग ले रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि लर्नर नेक्स्ट डे जब आता है तो बड़ा निराश होकर आता है कि मैं टेस्ट दे के आऊँ, आपने तो इतना पढ़ाया और जो है मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं बने।
फिर मैं उसको यही कहता हूँ कि मैंने 5 चीज़ें पढ़ाई और 5 वही की वही यदि मैं टेस्ट में दे दूंगा आपको, तो आपको तो मज़ा आ जाएगा एक टाइम के लिए, यार सर ने पढ़ाया मेरे से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पर मैं, आप देखना, वो पूरा आउट ऑफ द सिलेबस देता हूँ मैं क्वेश्चन। यूपीएससी में यही तो होता है कि आप जो पढ़ के आओगे वो मिलेगा ही नहीं आपको। फिर वो दूसरे दिन रियलाइज करता है कि नहीं यार ये बात तो सही थी, ये 10 क्वेश्चन जो थे या 20 क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बने, ये अच्छा हो मुझे नई चीज़ सीखने को मिल गई। क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेशन है, कई बार 2 घंटे में जो नहीं पढ़ा पा रहा हूँ मैं टेस्ट की मदद से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, और जानबूझ के वो क्वेश्चन थोड़े अलग प्रकार के मैं बना रहा होता हूँ ताकि आप एटलीस्ट जाकर उसको अटेम्प्ट करें, देखें। तो अगले साल जो भी तैयारी कर रहे हैं ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रख लेना कि खुद को कितना आता है हर दिन जानना है, और साथ में इंपॉर्टेंट बात, हर दिन क्वेश्चन से लड़ाई करनी है। ये नहीं करोगे तो आनंद लेते रहोगे 8-10 महीने, और फिर 11वें महीने में जागोगे और फिर कहोगे अरे भैया मेरे से तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो ये लर्निंग आप लेके जाना। इससे ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा मैं, उसका जब सब्जेक्ट की बारी आएगी तब मैं बोलूँगा। इसके बाद मधुकर सर को मैं जो है आमंत्रित करता हूँ तालियों से जो है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हम बातचीत कर रहेंगे क्योंकि शुरुआत है अभी आप लोगों की, तो ज़्यादा डीप में नहीं बात करते हुए शुरुआत, जैसे आप लोग 2024 और 25 के अधिकतर स्टूडेंट हैं, 2 बड़े चैलेंजेस जो स्टूडेंट को फेस करने होते हैं। जैसे एक तो बहुत डीपली सर ने समझाया, सुदर्शन सर ने जो बातचीत की कि स्टूडेंट पढ़ तो बहुत रहा है लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो दोहरा नहीं पा रहा है। चीज़ें उसके दिमाग में बहुत सारी इस तरीके से पजल हो जा रही है कि एक टाइम के बाद वो खुद आइसोलेट नहीं कर पा रहा है कि उसने ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा था। तो एक रिवीजन का इशू है, लेकिन दूसरा बहुत बड़ा इशू है क्योंकि यूपीएससी की इस पूरी जर्नी में पहली एग्जाम आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम है, क्योंकि उसके स्कोर आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं आते हैं। तो सारा खेल आता है दूसरी एग्जाम पर, जिसका मतलब है मेंस का एग्जाम। और इस मेंस के एग्जाम से ही तय होता है कि आपकी रैंक क्या होगी। जैसे जब हम शुरुआत में पहली बार मैं तैयारी करने आया था तो कई लोग कहते थे कि मतलब जो रिलेशन वाले होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता लेकिन वो पूछते जरूर है कि इंटरव्यू में कितने पैसे लगते हैं, या कई तरीके की ऐसी बातें चलती है। मैं यहां एक कहूंगा कि इंटरव्यू से पहली स्टेज जो मेंस वाली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है। और यदि आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, तो जहां आपको 50% या मैं कहूंगा कि 45% प्रीलिम्स में चाहिए, वही मेंस में भी आपको लगभग 50% का टारगेट लेकर चलना है, 55% का टारगेट लेकर चलना है। 2001 के एक टॉपर थे, मुझे अभी एग्जैक्ट उनका नाम नहीं पता, लेकिन उनका स्कोर आज भी रिकॉर्ड माना जाता है मेंस में, कि उन्होंने मेंस में इतने स्कोर कर लिया था कि अगर वो इंटरव्यू में केवल बैठ जाते और वापस आ जाते तो भी पहली रैंक आती। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई पड़ाव है पहली एग्जाम के बाद, तो वो है मेंस का एग्जाम। और इस मेंस के एग्जाम में अगर हम बात करें, 2 उदाहरण आपके सामने हैं, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। पहले तो नाम लाल लाली लिख रहे थे, पर फिर वो कॉमन हो जाता तो मैंने एक्स और वाई करवाए। रमेश सुरेश भी थे। एक्स डजंट प्रैक्टिस आंसर राइटिंग डेली एंड वाई प्रैक्टिस आंसर राइटिंग डेली। एक्स थिंक ही कैन एस इज जस्ट लाइक दैट, वाई नो इट्स इंपॉर्टेंट। तो सवाल है कि 2 लोगों में हम खुले तौर पर कह सकते हैं, कोई भी बता देगा कि सर एक्स की तकलीफ बढ़ेगी। दैट मीन्स आंसर राइटिंग आपको फर्स्ट डे से कभी नहीं करनी है, लेकिन बगैर आंसर राइटिंग के आप मेंस लिखने जाएंगे तो स्थितियां बहुत ही खराब होगी। सवाल है कि आंसर राइटिंग कैसे और कब शुरू करनी है। मैं सीधा इस बिंदु पर आता हूं। कई लोगों का यह डाउट होता है कि सर आंसर राइटिंग कब करें। तो पहला, अगर आप पहले दिन से करना चाहते हैं तो आप ये मत सोचेगा कि आप पहले ही दिन ऐसा आइडियल आंसर लिखेंगे कि टीचर देखते कहेगा 10 में से 11 दे दो इसको। मतलब कुछ लोगों का, कई बार मैं स्टूडेंट को मोटिवेट करता हूं कि आंसर राइटिंग शुरू करो, तो अगले दिन मेरे पास आता है, फिर मैंने कहा बेटा ठीक है एवरेज है, 3 नंबर आएंगे। तो सर फिर बढ़िया कब आएगा? उनके पहले ही दिन बढ़िया। अभी शुरुआत कर रहे हो, थोड़ा और टाइम दो, थोड़ा सा और कोशिश करो, तो तुम्हें धीमे धीमे अपने आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट मिलेंगे। तो फर्स्ट डे हमारा टारगेट है बस हम आंसर फॉर्म कर पा रहे हैं कौन सा,
करंट अफेयर बेस्ड किसी टॉपिक का। अगर आप फर्स्ट डे आंसर राइटिंग करना चाह रहे हैं ना, तो आप फिर करंट बेस्ड किसी टॉपिक पर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दीजिए, और ये मत सोचिए कि आपने कितना बेटर लिखा है, पर उस आंसर को संभाल के रखना। जब आप 30 डेज पर मतलब 30वें दिन इस आंसर राइटिंग को करेंगे, तब आपको अपना पहला आंसर चेक करना है। आपको खुद फील होगा क्या डिफरेंस इन 30 दिनों में आपके अंदर हुआ है। आंसर राइटिंग कोई एक दिन या 2 दिन का रिजल्ट नहीं है जिसे आप कहेंगे कि आज किया तो आज ही आ जाए। अब आते हैं सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग पर। हर स्टूडेंट के तैयारी करने के सब्जेक्ट के 2 पड़ाव है। देखो, जब आप किसी टीचर से सब्जेक्ट पढ़ रहे तो आप उस टीचर के माध्यम से बताए गए सारे सब्जेक्ट या उस सब्जेक्ट के डायमेंशन समझ रहे हैं, लेकिन जब आप उसको रिवाइज करोगे तो यह आपका दूसरा पड़ाव है जिसको सेल्फ स्टडी कहते हैं। आजकल यूट्यूब में बहुत चल रहा है सेल्फ स्टडी कर रहा हूं। मैंने कहा सेल्फ स्टडी तो सिलेबस हो गया, मतलब सेल्फ स्टडी का पड़ाव शुरू होता है जब आपका सिलेबस आपने किसी एजुकेटर से किसी भी तरीके से कंप्लीट किया, अब आप रिवीजन करने जा रहे हैं। जब आपका रिवीजन एटलीस्ट एक बार हो जाए, तब जाकर आप ये कहिए कि अब मैं आंसर राइटिंग की शुरुआत करना चाहता हूं। तो अगर आप पहले दिन आंसर राइटिंग करना चाह रहे तो करंट का टॉपिक उठाइए, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग करना चाह रहे, फॉर एग्जांपल मैं एक मोटा सा ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट का एक टॉपिक कह सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। इस टॉपिक को अगर आप आंसर राइटिंग में करना चाहते तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज द क्लाइमेट चेंज, उसके पीछे ग्रीन हाउस इफेक्ट पता होना चाहिए, ग्रीन हाउस के पीछे CO2 का एमिशन पता होना चाहिए, उसके बाद आपके पास कुछ डाटा होने चाहिए। आपको कुछ पता नहीं, बस जलवायु परिवर्तन पे हवाबाजी कर रहा है। कल बारिश हुई दिल्ली में बहुत ज्यादा, हमारा मास्टर कह रहा था कि बहुत ज्यादा ही बदलाव आ गया है, पहले मार्च में तो होती नहीं थी। तो ये आंसर आपकी क्लास 10th के लिए ठीक हो सकते, 12th के लिए ठीक हो सकते। आपके पास कुछ फैक्ट होने चाहिए, एटलीस्ट 5 पॉइंट उस क्वेश्चन से जुड़े हुए आपके मेमोरी में हो, तो आंसर राइटिंग करिए। पर ये जबरदस्ती, अब कुछ लोगों को मैंने कहा आंसर राइटिंग, अब वो लाल और लाली क्या करते हैं, अगले दिन से ही क्वेश्चन लिखा अपनी मर्जी से, शुरू से का पास कुछ डाटा नहीं है बट वो आंसर लिखना चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंसर राइटिंग आप आज शुरू करिए, पर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके फाइनल सिलेक्शन में। फर्स्ट डे करना है, करंट अफेयर का टॉपिक उठाइए, सब्जेक्ट का करना है पहले रिवीजन के बाद ही। बस मैं थोड़ा सा टाइम और आप लोगों का लूंगा कि जैसे आप इतने दूर से आए हैं तो आपको इस समय क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक बैच है आरंभ बैच जो 2024-25 को टारगेट करते हुए बनाया गया है। 1100 प्लस आवर्स का ये क्लास है, कंप्लीट सिलेबस का इसमें टारगेट है, और सबसे बड़ी बात है कि एक ही कोर्स में आपको NCERT से लेकर सारी चीजें मिलने वाली है। और जैसे कि कई स्टूडेंट इस समय प्लानिंग में हैं कि क्या बेस्ट हो सकता है, बिगेस्ट सरप्राइज जो इस समय मैं आप लोगों को दे रहा हूं, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर 40% ऑफ ऑन सब्सक्रिप्शन प्राइसेस। वो इसलिए क्योंकि इस समय स्टूडेंट्स को जो शुरुआत करनी चाहिए, यदि कोई भी प्रॉब्लम है इकोनॉमिकल, तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाकर शुरुआत कर सकता है। इस पूरे के पूरे कोर्स में आपको कंप्लीट पीटी, मेंस, ऑप्शनल, जीएस, आपके जितने सारे सेगमेंट होते हैं टेस्ट सीरीज सहित कवर होने वाले हैं। तो एक ही जगह पर आपको ये सारी चीजें और सीधा 40% का पहला बेनिफिट आपको मिल रहा है। बाकी मॉक टेस्ट आप देना चाहे तो 26 मार्च का मॉक टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, संडे के दिन आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करें कि क्या एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं आरंभ बैच से, तो जो टीचर इस बैच में है, जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं, मैं इनवाइट करूंगा सिद्धार्थ अरोड़ा सर को, वे अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएं और इस बैच के बारे में सारी डिटेल में जानकारी भी दें। ओके, बिफोर आई स्टार्ट, तुमने नोटिस किया होगा, बेटा 1 सेकेंड रुक जा, 1 सेकेंड रुक। देख, पहला ऐसा शाहरुख खान की पिक्चर है, शाहरुख खान बोल रहा है जाने मत दे,
थिएटर पूरी पिक्चर देख कर जा, सुन क्लाइमैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाला है, रुक ना इंपॉर्टेंट, बैठ जा, मुझे मालूम है बाहर बहुत वो वेट कर रहे हैं, बैठ। नाउ लिसन, नाउ द सिचुएशन हियर इज, मैंने इनको क्यों रोका, मालूम है क्या होता है, अच्छी चीज भी रोज बोली जाए ना बोरिंग हो जाती है, यू आर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी चीज भी रोज बोली जाए ना वो बोरिंग हो जाती है। मैं थोड़ा सा बॉदर्ड हूं, एम आई अलाउड टू बी बॉदर्ड फ्रॉम योर एंड, अलाउड है ना, ओके इस प्रोफेशन ने मुझे बड़ा नाम दिया, बड़ा पैसा दिया, बड़ी इज्जत दी, तो आई थिंक आई हैव, इट इज माई ड्यूटी टू गिव बैक समथिंग टू दिस प्रोफेशन ऑल्सो। और मेरा प्रोफेशन अन अकेडमी नहीं है, मेरा प्रोफेशन तुम लोग हो, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कहते हैं ना कि बड़ा बड़ा तीर मारने की जरूरत नहीं होती, अगर हर इंसान इस देश में अपना अपना काम भी ढंग से करने लग जाए ना, हम सुपर पावर बन जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ओके। व्हाई एम आई स्टॉपिंग, मैंने इनको क्यों रोका, आप जा सकते हो थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद, जस्ट लिसन टू मी। मैंने एक चीज नोटिस की, यहां पर सब लोग अपनी अपनी बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, राइट। मैं यहां से बैठे बैठे ना पेन पेपर पे लिख कर बता सकता हूं कि किसको कितना याद है, राइट, कौन एक्चुअली उसको अब्सॉर्ब कर रहा है और कौन उसको एक्चुअली अप्लाई कर रहा है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, तुम लोग यहां पर एक फ्री सेमिनार के लिए आए हो, कोई ना मेरी तरफ से तुम्हें ऑब्लिगेशन है ना तुम्हारी तरफ से मुझे ऑब्लिगेशन है, आर यू अंडरस्टैंडिंग। हम यहां पे नॉलेज शेयर करें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे माहौल में ऐसे 5000 सेमिनार्स होते हैं, यू गेटिंग माय पॉइंट, 5000 सेमिनार्स होते हैं, रोज सुबह शाम बैठे ना तो ये जन्म कट जाए, राइट, सेमिनार्स अटेंड करें। मैं नोटिस कर रहा था ये आगे वाले, राइट, और थोड़े बहुत पीछे इधर, दे वर एक्चुअली राइटिंग एवरीथिंग जो बोला जा रहा है। देन देयर आर समबडी जो सपनों की दुनिया में निकल चुके थे, ओके, कोई एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, आंखों में विक्ट्री होती है माय फ्रेंड। कुंडलियां कभी लिखी नहीं होती, कुंडली देखने के लिए बोलते हैं ना यहां लिखा होता है, अबे यहां नहीं लिखा होता है, इसके अंदर लिखा होता है, योर आईज। सबसे ज्यादा घनघोर प्रेयर, इबादत, विश कहां होती है, कहां होती है, सबसे ज्यादा इंटेंस प्रेयर कहां होती है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर, हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर माय फ्रेंड्स। जब तुम्हारा कोई लवेड वन का सर्जरी होती है ना, तब इबादत होती है। डू यू एग्री टू दिस और नॉट? सबसे ज्यादा इंटेंसली गुड बाय कब बोलते हो? स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे, जब तुम किसी लवेड वन को बाय कर रहे होते हो। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, वरना आते जाते अबे बाय यार, अबे कल आते, यू आर अंडरस्टैंड। लेकिन सोचो, ये तुम्हें डर है यार, पापा जा रहे हैं, अब 6 महीने बाद आएंगे, 3 महीने, या फिर वो फौजियों का बच्चा। जब मेरे पापा जाते थे पोस्टिंग पे तो मुझे इतना डर लगा रहता था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, हम दिखाते नहीं है लेकिन यू नो होता तो है ही। सो एंड स्पेशली माय फैमिली, वी लॉस्ट 4 men इन आवर फैमिली इन 20 years टू वन वॉर और द अदर। हमें यह डर होता था मेरा भाई वापस आएगा या नहीं आएगा। आई होप यू, तो मैं उसको जब आखिरी गले लगाता था ना, तो मैं उसको ना सब उसकी शर्ट पीछे से पकड़ लेता था। यू अंडरस्टैंडिंग? एंड ही वाज अ पैरा कमांडो, ओके, ही स्टिल इज अ पैरा कमांडो। बट तुम्हें समझ, मुझे मालूम था कि यार पता नहीं यार ये आएगा कि इसकी खबर आएगी। आई होप मैं समझा पा रहा हूं तुम्हें। मेरा क्या मानना है कि क्या हम इसे आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं क्या नहीं? मैं समझा पा रहा हूं या नहीं? क्या हम आर्टिफिशियली इसे क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज क्रिएट दैट आर्टिफिशियली। सोचो तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, नाउ रन। और सोचो कि रोज सुबह तुम जॉगिंग पे जाते हो, नाउ रन। अरे आज भागने का मन नहीं कर रहा यार, ना थोड़ी देर सोचो पीछे जर्मन शेफर्ड पड़ा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हमारा माइंड ना, एक 3 Idiots में डायलॉग था, वो बोलता है हमारा मन ना बड़ा बेवकूफ होता है, उसको समझाया करो ऑल इज वेल। यस और नो? ऑल इज वेल, राइट। मैं बोलता हूं यूपीएससी एस्पिरेंट्स उल्टा बोलो, अपने मन को बोलो पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तुम्हारी आंखें नहीं चमकेगी ना तो ये सब टाइम पास है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये तुम्हारे भेजे में जाएगा ही नहीं। आई एम सॉरी, मेरा बॉम्बे की लैंग्वेज है, बट ये तुम्हारे दिमाग में जाएगा ही नहीं। ये पढ़ाने वाले पढ़ा लेंगे, तुम्हारे में वो स्पिरिट ही नहीं आएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? यू हैव टू बी ऑन फायर। उसे फौज में बोलते हैं ना, हाउस द जोश। अरे जोर से बोलो यार।
लड़ाके के मूड में मरो यार। उस सबको जवाब दो जिसने तुम पर शक किया हुआ है घरों पे बैठ के, जो तुम्हें बिहार में, यूपी में, जहां से भी तुम लोग आए हो, वो बोले अबे वो टाइम पास करने गया, नालायक फेल होके आएगा। ऐसे बहुत है बेटा। और ये सोच लेना, ये रिश्तों वाले को तो खासकर है, ये जितने चाचे, बुआ, लाला, फुफ्फा सब है ना, वो इंतजार कर रहे ये दिखाने का, बाबूजी मैंने तो बोला ही सी, ऐप फेल होने जा रहा है, उधर ऐसे घूम रहे। यू अंडरस्टैंडिंग? उनको जवाब दो। और बैठे बिठाए ऐसे नहीं होता। मेरे फादर मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया देते थे, तो मुझे बोलते थे सिद्धार्थ जब पढ़ना है ना, स्पोर्ट्स शूज पहन के पढ़ा कर। यू अंडरस्टैंडिंग? ये लेटने का काम नहीं। यू आर अ डैम प्रोफेशनल स्टूडेंट। आई होप। कैसा लगेगा मैं चप्पल पहन के यहां पर तुम्हारे पास टी शर्ट में आके खड़ा हो जाऊं, अबे यार मैं ना पॉलिटी पढ़ाऊंगा। इट डजंट वर्क। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां पर कोई भी बैठा हुआ कभी भी क्लास ले रहा होता है, हम लोग सुबह शाम जब मर्जी क्लास ले रहे होते हैं, लगा किसी को कि यार ऐसे पढ़ा। नो, यू वांट प्रोफेशनल्स, राइट? वी वांट प्रोफेशनल्स ऑल्सो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम लोग कोई 10th के बच्चे नहीं हो कि यार मम्मी पापा ने पीछे पढ़ा दिया तो तुम स्कूल में चले गए हो। डू यू अग्री टू दिस और नॉट? यू आर प्रोफेशनल्स। मैं हमेशा बोलता हूं तुम्हारा बिजनेस है, यू डिसाइडेड टू बिकम इमॉर्टल। तुम अमर होने के एक रास्ते पे बैठ गए। नौकरी तो तुम्हें सब मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सब ग्रेजुएट्स हो यार, सब पोस्ट ग्रेजुएट्स हो। ओके, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है सर्टेनली, लेकिन उसके एंड पे क्या है? आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स। तुम एक एसपी बन जाओगे ना, तुम लोग इस एरिया में आ जाओ, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आज यहां पे आके खड़ा हो जाएगा ना, तुम खड़े ही रहोगे जब तक वो नहीं जाएगा, है ना? वो चाहे 25 साल का हो। एक टीना डाबी, ओके, आज उनका ट्विटर पे देखते हैं, यंग लेडी, लुक एट द, क्या चेंज हुआ उनमें? एक एग्जाम ही तो पास हुई। व्हाई आर यू नॉट ऑन फायर? मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देखकर ये होता है कि व्हाई आर यू नॉट ऑन फायर? आग क्यों नहीं है तुम्हारी आंखों में यार? उठाकर किताब फेंक दो, नहीं पढ़ना। 15 दिन नहीं पढ़ना, 20 दिन नहीं पढ़ना, महीना मत पढ़ो, 2 महीना मत पढ़ो, लेकिन जब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि पीछे चीता पड़ा हुआ है यार, आज मरेंगे या मारेंगे। यस और नो? वरना ये सब क्या? मैं तुमको, मेरे को एक सर्टिफाइड नॉन इडियट दे दो। सर्टिफाइड मतलब इतना मेंटल हॉस्पिटल से साइन करा दो कि ये पागल नहीं है, इतना मेरे को करा दो, और उसको मेरे को 1-2 साल मेरे साथ छोड़ दो, मैं उसको पॉलिटी का पंडित पढ़ा दूंगा। बट वो कब होगा? जब तुम्हारी आंखों में फायर। मैं तो थोड़ी देर में देख रहा था, ही इज एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट। वो 3-4 लोग वहां से ऐसा उठते हुए चले गए। शादी देखने आए थे क्या? बारात है क्या ये? यू नो, यहां पर सब तुम्हें विजडम शेयर कर रहे हैं। तुम्हारा नसीब है, तुम्हारा भगवान ने तुम पर हाथ रखा हुआ है कि तुम्हें ये मौका है। 1 अटेम्प्ट नहीं, 2 अटेम्प्ट नहीं, 5 अटेम्प्ट ले लो यार, पास होके दिखाना है। कौन मौका मिलता है? जब व्हेन आई वॉज मेकिंग माई करियर, मुझे मालूम है कितनी फाइनेंशियल सिचुएशन थी, लेकिन आंखों में बहुत जबरदस्त फायर थी कि बेटा सिद्धार्थ, अगली जनरेशन फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्ट्रगलर्स नहीं कहलाएगी। ये मैंने कसम खाई थी। कसम खाए बिना मत पढ़ना यार, बिंदास चले जाओ। एब्सोल्युटली। ओ नो, यहां पे जाओ, करोल बाग से ऐसा खड़े होकर देखोगे ना, 5000 आईएएस सेंटर्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा चिल्लाता हुआ कोई नहीं दिखाई देगा। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू सक्सीड। फेल भी होंगे, बिंदास होना। वो एक बहुत अच्छी कहानी है। एक गुरु था, उसने डिसाइड किया, उसने 2 लोगों को मेंटोर किया। सुनो मेरी बात। एक गुरु था, उसने 2 लोगों को मेंटोर किया, दोनों का राजा बना दिया। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं वो चाणक्य की स्टोरी है, बट मुझे ऐसा पता नहीं, राइट? तो उसने ना दोनों को बोला, तो उसने बोला देख, मैं ना तेरे लिए एक चेन लेकर आया हूं, राइट? एक चेन लेकर आया, माला लेकर आया, ओके? उसने एक को माला दे दी, बोला बेटा तू गले में बांध ले। तो उसे माला बांधी, तो उसकी माला इतनी टाइट थी, उसकी गर्दन अटकी रही। तो बोला सो जा सो जा, तो उसने जाके सो गया। उससे दूसरे को बुलाया, बोला तू राजा बनना चाहता है? बोला हाँ। बोला क्या? बोला वो माला पहन के ना सो गया है बंदा, ओके? रात को जा, मुझे वो माला लेकर आ। शर्त यह है माला टूटनी नहीं चाहिए, बंदा उठना नहीं चाहिए। वो इतनी टाइट माला थी, ओके? उसे बोला शर्त यह है कि माला टूटनी नहीं चाहिए, बंदा उठना नहीं चाहिए। भाई वहां पर गया, उसे टच किया, वो उठ गया, ओके? वो वापस आ गया। बोला नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसे उल्टे सीधे टेस्ट मत दिया करो। अगले दिन उसने सेम उल्टा किया, उसने उसको गले में वो बांधी और पहले वाले को बोला बेटा माला टूटनी नहीं चाहिए, बंदा उठना नहीं चाहिए।
अगले दिन सुबह गया, माला उसके सामने थी, और बंदा सामने से बोला बंदा उठेगा नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसने बंदे की गर्दन ही काट दी थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज द काइंड ऑफ मोटिवेशन आई वांट। मरो या मारो, अदरवाइज ये यूपीएससी किसी के लिए नहीं है। आर यू अंडरस्टैंड? इट्स अ वेरी बिग स्ट्रगल। सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। ये शायर ने बहुत अच्छी लाइन बोली है। सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में यहीं, तुम निकल सको तो चलो। कभी किसी के लिए रास्ते कहां बदलते हैं, तुम खुद ही अपने आप को बदल सको तो चलो। तुम खुद ही अपने आप को बदल सको तो चलो। यहां कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर निकल सको तो चलो। सो द पॉइंट हेयर यहां पर यह है, ये सब मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा, मुझे बताने की भी जरूरत ही नहीं है ना ये सब। और जो लोग मुझसे आधा घंटा पढ़ लेना, उनको मालूम है कि मैं पॉलिटी कैसे पढ़ाता हूं। ओके, मैं यहां पर एक लाइन बोल दूंगा ना, जो ज्यादातर ये जो पीछे से भाग गए ना, उनको मालूम नहीं है कि पार्लियामेंट नए स्टेट्स कैसे बनाता है। तो मेरे स्टूडेंट्स चिल्ला के बोलेंगे फिदा। ओके, तो वो बोलेंगे जो लोग मुझसे पढ़े हुए। तो मैंने गाने गाते गाते, बॉलीवुड के सॉन्ग सुनाते सुनाते, ओके, तू मुझ पे फिदा, मैं तुझ पे फिदा, ओके, फॉर्म न्यू स्टेट्स, इंक्रीज न्यू स्टेट्स, डिक्रीज, ऑल्टर, ऐसे करके हमने सुनाया हुआ है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, मेरे स्टूडेंट्स ने दीवारों पे लिखा हुआ है, उनकी मम्मियों ने घर से निकाल दिया है उनको, यू नो। सो ये सब मेरे लिए और यहाँ पर बैठे हुए सबके लिए बहुत सिंपल सी बात है। मैं बहुत अच्छे अच्छे सीड्स फेंक सकता हूँ, ये बहुत अच्छे अच्छे सीड्स फेंक सकते हैं। वो जमीन ठीक है या नहीं, वो मैटर करता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग अपने आप को टेस्ट करते हो। ये एक टेस्ट एंड एनालिसिस का एक तरीके से एक और टेस्ट मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर तुम्हारे सबके हाथ में पेन और पेपर हमेशा हो, तो याद रखना वो फर्स्ट लेवल ऑफ सीरियसनेस है। तुम ऐसा जो बैठकर शाहरुख खान की पिक्चरें देखने आ जाते हो ना, वो एक स्टूडेंट की निशानी नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। किसी को याद नहीं रहता यार, तुम्हें वही चीज याद रहेगी, ओनली दैट विल गो विद यू, जो तुम्हारे पास लिखा हुआ होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो लिखो एंड मेक इट अ स्पिरिट, और इसको है ना फेंक देना। ऑलराइट, ये पूरा थ्रो अवे दिस एंटायर ड्रामा ऑफ बिकमिंग अ यूपीएससी पास आउट अंटिल अनलेस तुम्हारी आंखों में आग हो। और रोज सुबह उठो, अपना मेंटल ये बोलो यार, अपने आप को नाम लो। मैं अपने आप को ये नाम लेता था जब मैं थक जाता था कि सिद्धार्थ, अगर तू ये एग्जाम पास नहीं करेगा, तू जिंदगी भर स्ट्रगल करेगा, और तू 1 साल स्ट्रगल करेगा, तू जिंदगी भर ऐश करेगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जब तक तुम में वो गुरु, वो राजा वाली बात नहीं है ना कि गर्दन काटने की हिम्मत नहीं है, तब तक मत करना। ये लो बर्नर वाली एग्जाम नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये मध्यम रास्ते वाली एग्जाम नहीं है। इसमें तुम्हें भिड़ना पड़ेगा, 1 साल तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, जलना पड़ेगा, लेकिन करो। मैं फिर बोल रहा हूं, 1 साल 2 साल, जब तक तुम्हारे जिगर में दम है ना, तब तक करो। और उसके बाद छोड़ देना। मैं साफ बोल रहा हूं, उसके बाद छोड़ देना। या शादी कर लो, जॉब कर लो, कुछ तरी कर लो, छोड़ दो। ये मध्यम मार्ग में चल रहे, घसीट रहे इधर से उधर, डोंट डू इट। पांव बड़ा बड़ा के, तभी फौज में बोला जाता है ना, ये अटेंशन स्टैंडर्डीज नहीं होता। ओके, फौज में ऐसे नहीं सिखाया जाता। फौज में बोलता है हाउस द जोश, यू नो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो जब तक आग नहीं आती तब तक दुश्मन बोला अबे यार तू क्यों आया, नो, वो इतनी जोर से चिल्लाते हैं ना, ओ यू नो, जो बोले सोनियाल, तो सामने वाले को ऐसे ही मौत आ जाती है कि भैया घुस गए ये लोग। तो बहुत सारे लोग, जब बोला जाता है, माय चाचू वाज इन द 71 वॉर, तो माय चाचू वाज गिविंग एयर सपोर्ट टू अ वेरी फेमस वॉर, जो बाद में बड़ा फेमस हुआ। उस टाइम पे मेरे चाचू वाज वन ऑफ द सॉर्टीज में, वन ऑफ द, दैट वाज द बैटल ऑफ लोंगेवाला। ओके, सो उनमें उस जब बॉर्डर में दिखा रहे थे ना, तो आई वाज जस्ट इमेजिनिंग माय चाचू वाज देयर। ओके, एंड बहुत सारे अंदर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मैं शेयर नहीं करना चाहता, बट माय बोलना नहीं चाहता, बट व्हाटएवर, ही वाज किल्ड इन एक्शन इन वन ऑफ दोस सॉर्टीज। तो आइदर वेज ऐसा सिचुएशन था, and he was just 23 years old at that time, but my chachu used to write diaries, right? तो मैंने ये नोटिस किया था,
अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारी फौज बिकमिंग सो स्ट्रांग। क्यों इतना स्ट्रांग है, ऐसा क्यों है? पाकिस्तान वाले क्यों, चाइना वाले घबरा गए, क्यों लद्दाख में ऐसा घबरा? वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये वॉलंटरी आर्मी है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये वॉलंटरी आर्मी, ये कोई कंस्क्रिप्शन नहीं है, जबरदस्ती नहीं, 18 के बाद आना ही चाहिए, नहीं, या पैसे देंगे, कुछ नहीं मिलता इनको। आई होप यार, मैं अभी जहां मेरा भी फार्म हाउस है देहरादून में, वहां पर एक साइड पर गुरखा रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर है, ओके, तो उनका रेजिमेंटल सेंटर है, तो ऑब्वियसली हमारे सब जान पहचान होती है, तो मैं देखता हूं एवरीबडी इज वॉलंटरी, वो कुछ प्रूव करना चाह रहे। मैं बात समझ आ रहा हूं कि नहीं? इट इज समथिंग टू प्रूव यार। ये पढ़ाई हो रही है, यूपीएससी के एग्जाम है, 10 लाख लोग और 800 सीट्स, इसको एग्जाम बोलते हैं? अबे ये जंग है, ये वॉर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? या चिल्ला चिल्ला के पढ़ा करो, बात समझ में आ रही है? ये तुम्हें किसी को साबित करना है, कोई घर पे वेट कर रहा है और तुम्हारे दुश्मन वेट कर रहे हैं तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए। मैं समझा पा रहा हूं माय फ्रेंड्स, ये 10th के बोर्ड्स नहीं है कि सब पास होंगे। सब लोग बोले अबे बड़ा आया था या बड़ी आई थी आईएएस बनेगी, वो स्पिरिट रखो और रोज उसका चेहरा लगाओ। लोग ना बड़े बड़े फोटो लगा लेते हैं, वो भगवान की फोटो लगा देते, गुरु की फोटो लगाते, एक बार वो फुफ्फा जी की भी फोटो लगा दो, अंडरस्टैंडिंग, उसकी लगाओ। नेगेटिव एनर्जी हमेशा ज्यादा स्ट्रांग होती है, याद रखना, पॉजिटिव हमेशा कम होती है। अच्छाई की बातों में नो ज्यादा लोग नहीं बाहर खड़े होते, एक बार दंगे हो जाए देखो बाहर खड़े होते हुए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमेशा शैतान जो होता है ना वो ज्यादा बदमाश होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दुनिया का सबसे अच्छा आदमी उतना अच्छा नहीं कर सकता जितना शैतान आदमी कर सकता है। सो वो शैतानी रखो अपने अंदर और जागो। ऐसे नहीं, वो मेरे को देख देख के मुझे उनको हंसी आ रही थी, वो 4 लोग। ये बंदा जिंदगी में, दिस एजुकेटर, ही नोज मोर अबाउट करंट अफेयर्स देन करंट अफेयर्स नोज अबाउट करंट अफेयर्स, ओके, एंड दैट मैन, वो 4 लोग ऐसे उठे, ओ चल यार चलते। अबे क्या शाहरुख खान के पिक्चर देखने आए थे? पठान चल रही है यहाँ पे, है ना? ये हो क्या रहा है कि यार नहीं यार मजा नहीं आया यार, इंटरवल से पहले चलते। नो, एवरीवन लाउड एंड क्लियर बोलो, हाउस द जोश? एवरीवन लाउड अप, एवरीवन बोलो, हाउस द जोश? तो ये रोज चिल्ला चिल्ला के बोलने की आदत डालो, ये सब फॉर्मेलिटी है। सिद्धार्थ अरोरा विल मैनेज पॉलिटी लाइक एवरीवन ओवर हियर विल मैनेज अस। और मैं यहाँ पे क्या बताऊं तुम्हें बताना, वो भी फॉर्मेलिटी है, बता देता हूं मैं, ओके। सो आई विल टेल ऑल द पॉलिटी का पूरा का पार्ट, मेरा पूरा सिचुएशन, द वे ऑफ टीचिंग। आई विल टीच फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्सेज। किताब मुझे बोलना मत, मैं किसी किताब से पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन एक भी वर्ड नहीं रहेगा जो पॉलिटी सिलेबस में होता है जो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, ओके। एवरीथिंग विल बी अपडेटेड राइट टिल द लास्ट थिंग। अभी मैंने एक रिसेंटली एक स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज की है ओनली बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अब मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट चेंज हो गया है। किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, हेबियस कॉर्पस नाम की पिटिशन स्टेट पे भी लागू होती है और प्राइवेट इंडिविजुअल पे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली देखा, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई, उन्होंने मैंडेमस का सर्शोरारी का जो रेट था वो भी प्राइवेट इंडिविजुअल पे अप्लाई कर दिया। जब भी यूपीएससी के दिमाग में ऐसा कुछ उल्टा सीधा आता है ना तो उनको करंट आ जाता है, तो मैंने सोचा उसको भी डाल देता हूं। इनफैक्ट सब लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, मैं उसमें भी स्क्रीनशॉट डाल देता हूं। यू जस्ट डोंट नो दीज पीपल। श्रेया सिंघाल वाला एक केस है, सबको थोड़ा बहुत आइडिया, ओके, ट्विटर फेसबुक वाला केस था। तो 2014 में आई वॉज वन ऑफ दोज मेंबर्स, हम लोगों ने वो आर्ग्यू किया था, मैं SI वगैरह हम लोग सब लोग आर्ग्यू कर रहे थे वो मैटर, और 6 महीने बाद वो यूपीएससी में आ गया था। सो इन पर ना कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। मार्च तक भी ये लोग कभी भी एक क्वेश्चन तो डालना है, दे कैन ऑलवेज डू दिस। आई विल पोस्ट इट अप। मेरा लाइन वहां से स्टार्ट होती है 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से, वहां से आती है ना, वी गो ऑल द वे। एंड रेस्ट एश्योर्ड, इसमें मुझसे कुछ मत पूछना कि सर ये कोर्स कब होगा। मेरा कोर्स 100% लास्ट डॉट तक खत्म होगा, दैट्स अ प्रॉमिस। यू अंडरस्टैंड? और वो मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 3 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स उनसे पढ़ चुके हैं। वी क्रिएटेड टॉपर्स एंड आई नो माई जॉब। यू नो योर जॉब और नॉट इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड बाय योर आईज। आई वॉन्ट योर आईज। आर यू क्लियर ऑन दिस पार्ट? सीसेट, जैसे कि आप लोग जानते हैं पूरी तरह से कि सीसेट का जो सिलेबस होता है पिछले 3-4 सालों से बहुत टिपिकल होता चला जा रहा है। और अभी स्टूडेंट इस समय बहुत सारे कॉल कर रहे हैं, सर सीसेट वीक लग रहा है, क्या कर सकता हूं महीने 1.5 महीने में।
मैंने कहा अगले साल का फॉर्म इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम पड़ाव में अब इस समय रिवीजन का फेज है, इस समय आपको अपना दोहराव करना चाहिए, इस समय चीजें देखनी चाहिए, इस समय माइंडसेट में आ रहा है। आप लोग 24, 25 वाले, बस मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट अक्टूबर के समय में आप इसके लिए बेस्ट टाइमिंग मान के चलिएगा, जिसमें आप कंप्लीट सीसेट इसमें कवर करेंगे। सीसेट में आप जानते होंगे मैथ्स, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी और कॉम्प्रिहेंशन मेनली आता है। कई सारे स्टूडेंट केवल कॉम्प्रिहेंशन के बलबूते एंट्री कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन में रियल बता रहा हूं, जिस दिन पेपर आता है उस दिन मैं आंसर की जरूर डिक्लेयर करता हूं, लेकिन मुझे भी नहीं पता होता है कि उसका आंसर एग्जैक्ट बी आएगा कि नहीं। उसका कारण है क्योंकि यूपीएससी से हम क्या आरोप लगा देंगे कि अगर उसने सी कह दिया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट मैथ्स रीजनिंग में एक एक्यूरेसी होती है कि अगर उसका बी आंसर आएगा तो बी ही रहेगा। दैट मीन्स अगर आप सी सेट के लिए तैयारी की प्लानिंग करते हैं तो इस बैच में सी सेट कंप्लीटली हमारे द्वारा लिया जाएगा। सी सेट भले ही क्वालिफाइंग है, लेकिन प्लीज इसे क्वालिफाइंग माइंडसेट में मत रखिएगा, क्योंकि रियल में बहुत टिपिकल होता चला जा रहा है। ज्यादा बेस्ट होगा कि आप केवल और केवल उसको 2 से 2.5 महीने डेडिकेटली दे, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे हम। मैं बुलाना चाहूंगा प्रतीक सर को, वे अपने सिलेबस के बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच सर। मैं हिस्ट्री के बारे में थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। हिस्ट्री जैसे आप सबको पता होगा कि प्रीलिम्स मेंस दोनों में आता है। मेंस में जीएस पेपर 1 के अंदर आएगा, आजकल निबंध में भी आ रहा है। सो इंक्लूडिंग यू विल फाइंड ऐसे, पिछले 2 साल से फिलोसफिकल एसेज ऑन हिस्ट्री आर इज बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी। जैसे एक बार सवाल आया था हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, या वी विल फाइंड कि हिस्ट्री और फिलोसफी को मर्ज करके पिछले 2-3 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसमें अप्रोच के बारे में तो बहुत क्लियर कट है। मेरा ये मानना है कि इट शुड बी आवर एक्शंस रेदर देन आवर वर्ड्स दैट शुड स्पीक इट आउट। बट उतना ध्यान रखेंगे कि आपका 80-90% के आसपास क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे हिस्ट्री के अंदर से। 10% ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हिस्ट्री में एवरी ईयर जो छोड़ने के लिए आते हैं। एक टीचर के रूप में इतना तथ्यों के साथ और ओपनली मैं आपको कह रहा हूँ कि वो छोड़ दीजिएगा, पर बाकी के जो 90% कवरेज है हिस्ट्री के, जो स्टैंडर्ड टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको करवाने की जिम्मेदारी मैं आपको ले रहा हूँ सर, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिस्ट्री में कोई शॉर्टकट नहीं है, और शॉर्टकट होना भी नहीं चाहिए, है ना। कि भाई सीढ़ियाँ उनको ज़रूरत होती है जिनकी मंजिल खाली छत तक है। हमारे लिए तो पूरा आसमान है, और हमें खुद का अपना रास्ता भी बनाना है। तो हिस्ट्री एक वैसी बात है जहाँ आपको वो सीढ़ी वाली जो गेम आप सोच रहे होगे कि भाई मुझे सीढ़ियाँ मिल जाएगी कोई, वो नहीं होगा। आपको हिस्ट्री के अंदर तैयारी करनी है, लिंकेजेस एस्टैब्लिश करनी है, करंट अफेयर्स के साथ बैकवर्ड लिंकेजेस एस्टैब्लिश करनी है, क्योंकि आजकल करंट सेंट्रिक हिस्ट्री आ रहा है। सर ने कहा कि जैसे पॉलिटी के अंदर या बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, वैसे हिस्ट्री में भी आ रहा है। तो वी विल मेक श्योर कि एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव आपको कवरेज दिया जाए जहाँ थियरी प्लस करंट दोनों की मिक्सचर के साथ, और आपको एसेज में भी हेल्प हो पाए। इवन जीएस पेपर 4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसमें भी कहीं कहीं मैं हिस्ट्री डाल देता हूँ। तो उस तरह से अप्रोच को हम लोग तैयारी करेंगे। बाकी आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इनफैक्ट है ना, वी विल सी कि कंटिन्यू करेंगे सुदर्शन सर। बाकी मैं कल्चर भी कराऊंगा, आई विल बी ऑल्सो टेकिंग द आर्ट एंड कल्चर पोर्शन एज वेल, and that will be in the prelims and the mains comprehensive point of view as well. So one single stop solution for ancient, medieval, modern, art and culture, world history as well as post independence India sir. ठीक है सर, सुदर्शन सर प्लीज। यार नेक्स्ट ईयर जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो उनको मैं यही कहूँगा कि आपके सिलेबस में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पता भी नहीं लगेगा मेंस एग्ज़ाम में कि वो किस पेपर में आ रहा है। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और लड्डू में शक्कर का काम कर रहा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। क्योंकि वो हर बार हर क्वेश्चन में ये एक्सपेक्ट करता है कि आप क्वेश्चन को आखिरी तक डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ले जाओ। क्योंकि किसी कलेक्टर को करना क्या है या डीएम को करना क्या है, वो नेशनल प्लान जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट उसमें लिखा है एक्चुअल में। सच्चाई जो है ड्यूरिंग डिज़ास्टर या किसी ग्राम पंचायत में किसी सरपंच की क्या जिम्मेदारी है, वो 2005 के एक्ट में जिम्मेदारियां लिखी गई हैं, और हम सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ के और सोचते हैं कि मैं कुछ नया कर जाऊंगा और मैं कुछ एक नया इतिहास रच जाऊंगा। वो नहीं होगा सर। तो मुझे नहीं पता आप कहाँ से पढ़ोगे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, वो एक अलग कहानी है। बट मैं 1-2 बातें कह रहा हूँ जो करना मत, मतलब पढ़ना आप कहीं से पढ़ लेना,
यूट्यूब ओपन किया, ज्योग्राफी स्ट्रेटेजी बाय टॉपर, ये सर्च मत करना। कारण बताता हूँ उसका। कोई सब्जेक्ट यदि इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट 270-280 घंटे में यदि पूरा हो रहा है, फील करना इस शब्द को क्या कहा है मैंने, 280 घंटे जो सिर्फ एजुकेटर आपको पढ़ाने वाला है, उसको कोई 10 से 20 मिनट में कैसे बता सकता है एक स्ट्रेटेजी में रख के? अच्छा सही कह रहा हूँ मैं? 250 से 300 घंटे, 200 घंटे की कोई भी चीज़ है, उसको कोई टॉपर या कोई, मैं खुद नहीं बता पाऊंगा अभी स्ट्रेटेजी आपको कि कैसे ज्योग्राफी ठीक से कर ले, क्योंकि 250 घंटे की चीज़ आप ऐसे बता ही नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ वहाँ माया जाल में मत फंसना, वहाँ फंसना कि जहाँ चीज़ें एक्चुअल में क्रिएट करा रहे हों, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आपके दिमाग में क्रिएट नहीं होगा, दिखेगी नहीं हवा, लेकिन जब तक आप महसूस नहीं करोगे क्लाइमेटोलॉजी में, चक्रवात आता हुआ कई बार दिखता नहीं है, लेकिन सिर्रस क्लाउड से पहचाना जा सकता है कि भैया ये तूफान आने वाला है, या ऊपर से नीचे फेंक दिया जाए तो कितने अलग अलग प्रकार के क्लाउड्स मिलेंगे। वो जब तक आपके दिमाग में क्रिएट नहीं होगा ना सर, ज्योग्राफी अधूरी है। आपको जीना पड़ेगा ज्योग्राफी को। और ये बात किसी स्ट्रेटेजी में बोली गई कि सिर्फ 6th की एनसीईआरटी, 11th 12th की एनसीईआरटीज, जीसी लियोंग एक स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उससे नहीं होगा सर। आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के देखो, क्लास 11 की क्लाइमेटोलॉजी की, आधे टाइम समझ नहीं आ रहा होता है कि कहना क्या चाह रहा है ये। और एक ही क्वेश्चन को 4 बार भी यूपीएससी पूछता है और आनंद से पूछता है। कौन सा वाला? वो फॉग फॉर्मेशन, समझ रहे हो? और इस बार क्लाउड में पूछ लिया, मतलब पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कहीं से पढ़ो, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस झोल में मत फंसना कि यदि आपको क्रिएट नहीं हो रही दिमाग में ज्योग्राफी, मतलब आप सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो। और ज्योग्राफी गया तो मान के चलना इन्वायरमेंट पूरा ही गया, कुछ नहीं बचा इन्वायरमेंट में। और फिर सपने में देखना कि सीओपीज जो है आ जाए समझ में तो आप, कि कब से शुरू हुई और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या होती है, और ये फंड क्यों बना, और ये नया फंड क्यों बना रहा है, और ये हर साल क्यों मिलने लगते हैं। इजिप्ट में मिल गए, यहाँ मिल गए। मैं तो सीओपी में कॉप पुलिस वाला समझा था मैं तो, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होने लगी। फिर बायोडाइवर्सिटी की पैरेलल एक और आ गई, फिर और अंधकार में चला गया। मैं आपको कह रहा हूँ। और डिजास्टर मैनेजमेंट बाद में आता है इस बार, हालांकि मैंने पढ़ाया है उसको, तो आंसर राइटिंग के साथ कराया, बच्चों ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया, उसको सब कुछ लिखा। लेकिन उन्होंने जो देखा कि डिजास्टर मतलब आधे टाइम, आज बोले सर पहली बार पता लगा है कि वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिजास्टर का मतलब क्या होता है, हजार्ड क्या होता है, रिस्क क्या होता है। लेकिन हमारे लिए जीवन में रोज यूज करते हैं हम, रिस्क हो गई, बहुत रिस्क है, वहां मत जाना मत जाना। लेकिन एक्चुअल में डिजास्टर क्या बता रहा है, या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या समझाता है, ये बातें आपको नहीं पता लगेंगी जब तक आप बस ऐसी स्ट्रेटेजी के भरोसे जियोगे। तो ये आई थिंक ये डाटा थोड़ा बता रहा होगा कि कुछ 500-550 मिलियन, तो ये बच्चों ने ज्योग्राफी ये देखा नहीं। ये जो डाटा है ना, जिए हुए वाली ज्योग्राफी को दिखा रहा हूँ कि पिछले 3 से 4 साल में अनअकैडमी में 3 से 3.5 लाख बच्चों ने सिर्फ ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को जिया है। पढ़ना तो बोले सर मैं पढ़ लूंगा शाम को बैठ के, और ये चीज़ यदि कोई कर रहा हो, बिल्कुल आप वैसे ही करना, उन्हीं से पढ़ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे से पढ़ो, मैं बस आपको सही डायरेक्शन दे रहा हूँ, जो कि हर एक शिक्षक का काम होता है, दिशा देना, सही दिशा देना। इस झोल में मत फंसना इस सब्जेक्ट में कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट को मैं किसी एनसीईआरटी और उससे कवर उसी से करोगे, लेकिन फिर वही बात, क्रिएट नहीं कर पाओगे सब्जेक्ट। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद मुझे सर आपको और थोड़ा गाइडेंस देंगे करंट अफेयर सीसेट से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी एक ऐसे टॉपिक की जो हर एस्पिरेंट का पेन पॉइंट रहता ही है। मतलब आप हो सकता है हिस्ट्री में अच्छे हो, पॉलिटी में अच्छे हो, आपका बैकग्राउंड ज्योग्राफी में रहा हो, बट करंट अफेयर्स इज समथिंग जो आप सबको पढ़ना ही है। और 50% पेपर आप अक्रॉस मान लो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और एसए में करंट अफेयर्स रहता ही रहता है। कितने लोगों ने आज तक अखबार कभी पढ़ा नहीं है ठीक से? हैंड रेज करेंगे। कितने लोग रोज अखबार पढ़ते हैं और नोट्स भी बनाते हैं? 2 कंडीशंस है, अखबार भी पढ़ रहे हैं और नोट्स भी बना रहे हैं। और कौन सिर्फ अखबार पढ़ रहा है लेकिन नोट मेकिंग नहीं करी अखबार से? और कौन से मंगवाता है? मंगवाने का काम हो रहा है। तो अखबार पढ़ लिया, उसके बाद सपोज करो पिछले हफ्ते आपने कोई अखबार पढ़ा कि अभी कियारा आडवाणी की शादी हो गई, सिर्फ वो याद होगा, उसके अलावा मोदी जी कहाँ गए वो याद नहीं रहेगा वहां पे। या फिर सर यूट्यूब पे एनालिसिस देख लिया, इमरान खान के घर छापा पड़ा था, उन्हें उठा लिया, बड़ी अच्छी फोटो आई, मजा आया देख के। तो पॉइंट ये है कि अगर आपने अखबार पढ़ भी लिया तो क्या आपको वो 2024 या 25 तक याद रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था? रिवाइज कैसे करते हो? चलो बताओ, एनी वन ऑफ यू कि अखबार पढ़ लिया जी।
अखबार नहीं पढ़ते। तो सुदर्शन सर ने थोड़ी ना बोला कि अखबार पढ़ना बंद कर दो और सिर्फ वीडियो देख लो। जो 2024 और 25 की तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिकली, देखिए न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग कि आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और एस्से अगर चारों पिलर्स को साथ लेके चलते हो तो वहाँ पे सब जगह आपको करंट अफेयर्स की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल निबंध में पिछली बार एक क्वेश्चन आया कि छत की मरम्मत करने का सही समय तब होता है जब धूप निकल रही होती है। द बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। इस तरीके से एक स्टेटमेंट दिया और उसमें कहता है कि आप 1500 वर्ड्स में एस्से लिखिए। अब थ्योरी लिख देंगे, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल थ्योरी लिख दी, थोड़े बहुत थॉट्स लिख दिए, लेकिन उसमें आपको करंट अफेयर्स की भी जरूरत पड़ेगी। आप पिलर वाइज उठा के देखो कि सपोज अगर आप पेपर 1 देखते हो, जीएस पेपर 1, वहां पे सोशल इश्यूज की बात हो रही है कि सोसाइटी में जो इविल प्रैक्टिसेस आज भी चल रही हैं, अगर हम उनको समय रहते सुधार लें तो हो सकता है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड इंप्रूव हो जाए। या फिर पेपर 2 में से आप कोई मुद्दे उठा लो कि ठीक है अभी पार्लियामेंट में सिविल कोड की बात हो रही है, तो सही समय रहते अगर हम सिविल कोड लाते हैं तो उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। या फिर सपोज फीमेल रिजर्वेशन की बात हो रही है लोकसभा में कि अगर महिला आरक्षण लोकसभा में आता है तो उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। कि समय रहते आपने बदलाव कर लिया तो आपको छत की मरम्मत तभी करनी है जब धूप निकल रही है। या फिर सपोज अभी चाइना एक्सपेंशनिज्म की तरफ बढ़ रहा है तो आपने सही समय रहते अगर क्वाड को और प्रोएक्टिव कर लिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फ्रांस के साथ आपने रिन्यूड मल्टीलेटरलिज्म में कुछ अच्छा कर लिया, तो आप चाइना को रोक सकते हो। पॉइंट बीइंग कि जब भी आप एस्से लिख रहे हो, इंटरव्यू में तो क्वेश्चंस आते ही हैं खैर, तो वहां पे करंट अफेयर्स की आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए कंपाइलेशंस हो गए, वीडियोस हो गए, उनका एक स्पेसिफिक रोल होता है। वो रोल ये होता है कि आपको अगर अखबार में कुछ समझ नहीं आ रहा, किन्हीं कारणों से आप अखबार नहीं पढ़ पाए, बीमार हैं, एग्जाम चल रहे हैं कॉलेज के, व्हाटएवर, तो वो जो गैप्स हैं उनको पूरा करने के लिए आपके वीडियोस जो हो गए, जितने भी क्लासेस हो गए, वो सब काम आएंगे। लेकिन आप में से बहुत लोग बोलते हैं सर सीसैट में पैसेज नहीं समझ आता कभी। आप रोज एडिटोरियल पढ़ो, आपको खुद ब खुद पैराग्राफ पढ़ने की आदत तो रहेगी, एग्जाम में आपको इतनी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं कि पैराग्राफ में कि समझना क्या है। तो सबसे पहली हैबिट न्यूज़पेपर रीडिंग करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, अगर आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो किसी भी सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल पॉलिटी की अगर बात करें, एक क्वेश्चन आया कि राज्यसभा जो था पहले वो एक यूजलेस ऑर्गन माना जाता था, लेकिन अभी वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पिलर बन चुका है डेमोक्रेसी का। या एक क्वेश्चन आया था वंस अ स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर, इसके ऊपर हमारे को एंटी डिफेक्शन से लिंक करते हुए उस टाइम पे कुछ केसेस चल रहे थे वेस्ट बंगाल वगैरह में, तो आंसर लिखना था। या फिर इवन हिस्ट्री में, प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आने लगे हैं। पॉइंट बीइंग कि अखबार रोज आपको पढ़ना है और उसमें सब्जेक्ट वाइज नोट मेकिंग करने की कोशिश करिए, डे वाइज नहीं, सब्जेक्ट वाइज। उसका बेनिफिट ये होगा कि सपोज आपने ज्योग्राफी एनवायरनमेंट की क्लास करी, जो आपको करंट अफेयर्स अखबार में एनवायरनमेंट, डिजास्टर, ज्योग्राफी के मिल रहे हैं वो आपने साथ में ही लिख लिए, तो जब आप मेंस देने जाओगे उससे पहले आपके पास खुद का एक कंपाइल्ड सिलेबस होगा कि हाँ इसमें स्टैटिक भी आ गया, करंट भी आ गया, मेरे को कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो भी आपने स्टैटिक पोर्शन पढ़ा उससे लिंक करते हुए करंट अफेयर्स आप वहीं पे सप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। लाइकवाइज विद आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, आईआर और ये सब। सो करंट अफेयर्स इज समथिंग जो आपका 50% वेटेज अप्रॉक्सिमली प्री मेंस, इंटरव्यू और एस्से में रखेगा। बाकी और जो आपके डाउट्स हैं हम सब लेंगे एक एक करके। एंड ऑल्सो अनअकैडमी पे एक आरंभ बैच शुरू हो रहा है 30 मार्च से, जहाँ पे सारे एजुकेटर्स जो हैं कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं एंड जिसमें आपको अप टू 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। ऑल्सो हमारा एक जो है ऑल इंडिया टेस्ट होने वाला है 23 तारीख को ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, राइट। तो आप जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। तो जिनको सुनाई नहीं दिया, इनका डाउट बेसिकली है कि हम आर्टिकल तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसमें से लिखना क्या है ये समझ नहीं आता। देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको प्री और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली यूपीएससी किस माइंडसेट से क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल 6-7 महीने तक फार्म प्रोटेस्ट की न्यूज़ जो है वो रोज अखबार में आई, हमने देखा आज यहाँ पे हाईवे बंद कर दिया, आज उधर प्रोटेस्ट हो गया, लेकिन उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछा कि फार्मर्स जो हैं वो एक नया प्रेशर ग्रुप की तरह उभरे हैं और उन्होंने भारत के लोकतंत्र में अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए एक नया रास्ता अपनाया है। तो फार्मर्स एक प्रेशर ग्रुप की तरह उभरे हैं। तो अगर आप वो क्वेश्चन समझोगे तो आपको ये समझ आएगा कि कल को मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों ने अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करा तो आपको ये समझ आने लगेगा कि हाँ ये वाला तरीका भी पॉसिबल है कि हमने पीसफुल तरीके से अपना आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट यूज करते हुए हमने कुछ सरकार के ऊपर प्रेशर डाला, हमने कोई नई एनजीओ बना दी, हमने कोई नया सिविल सोसाइटी ग्रुप बना दिया,
तो सबसे पहले जब आप अखबार पढ़ना शुरू करते हो उसके लिए PYQs देखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल 2022 के प्रीलिम्स की बात करते हैं, वहां पे वियतनाम और श्रीलंका के ऊपर क्वेश्चन आया, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, सबको लगता है आईआर जो है वो मेंस का सब्जेक्ट है और प्री में सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन ही पूछेगा। तो वो जो कंपाइलेशन आते हैं फोटोसेट की दुकान में, उसमें भी 200 पेज के कंपाइलेशन में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहाँ पे इतने मेंबर्स हैं, इस साल बना था। लेकिन वियतनाम श्रीलंका के ऊपर जो क्वेश्चन बना उसमें क्या था, 7-8 स्टेटमेंट दे दिया और उसमें एलिमिनेशन आप लगा ही नहीं सकते। क्यों? वो कह रहा है सिर्फ 3 स्टेटमेंट सही हैं, सिर्फ 4 स्टेटमेंट सही हैं, सिर्फ 5 स्टेटमेंट सही हैं, सिर्फ 7 स्टेटमेंट सही हैं, इस तरीके से। तो अब उसमें क्या होगा कि जब इंडिया वियतनाम का कोई समिट हुआ, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया का समिट हुआ, उसमें सर क्या पढ़ना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसमें AU के US के ऊपर क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी, क्वाड के ऊपर क्वेश्चन आ चुका, साउथ चाइना सी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका। तो वहां से आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर अब ये क्वेश्चन किसी दूसरे लैंग्वेज में, किसी दूसरे फॉर्मेट में आता है, कि सपोज करिए पैसिफिक ओशन आइलैंड्स की अगर बात करते हैं, तो इंडिया जो है इंडो पैसिफिक में पैसिफिक ओशन आइलैंड्स पे कैसे अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पे हम फिपिक की बात करेंगे, वहां पे हम पैसिफिक स्टेप अप की बात करेंगे, वहां पे हम ब्लू पैसिफिक ओशन कॉन्टिनेंट स्ट्रैटेजी 2050 की बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चंस देखिए PYQs, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि यूपीएससी किस डायरेक्शन में सोच रहा है। उसके बाद फिर आप आर्टिकल से, एडिटोरियल से नोट्स बनाइए। और देखिए एडिटोरियल में सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आप पूरा एडिटोरियल लिख लेते हो और आपको लगता है कि हमने नोट मेकिंग कर ली। एडिटोरियल को हमेशा देखो कि यहां से मेंस का और एसे का क्या कंटेंट निकल रहा है, कि ये वाली लाइन है, मेरे को लग रहा है शायद इंट्रोडक्शन में यूज हो सकती है कहीं पे, या फिर कोई पर्टिकुलर मुद्दे पे बात हो रही है, तो ये उसके प्रोज में जा सकता है या कॉन्स में जा सकता है। मतलब ये इसका सकारात्मक या नकारात्मक किस प्रकार का पॉइंट बन सकता है, कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड, कि अभी ये प्रॉब्लम है, इसका आगे सोल्यूशन क्या होने वाला है। कि सपोज कि अभी जो है लेट अस से पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी खराब है, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान का नाम सुनते ही हम हमेशा एक पेसिमिस्टिक व्यू में चले आते हैं कि ये तो हमारा दुश्मन है, ऐसे वैसे। लेकिन अगर आप पॉजिटिवली थोड़ा सोचो, एडिटोरियल्स पढ़ो, तो आपको दिखेगा कि वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट में आज की तारीख में सबसे बड़ा कोलैबोरेशन का स्कोप निकलता है कि हमारी कॉमन रिवर्स हैं, कॉमन डेजर्ट्स हैं, कॉमन ज्योग्राफी है। तो अगर हम साथ में मिलकर डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं तो हो सकता है कि साउथ एशियन रीजन के लोगों का वहां पे भला हो। या फिर आप सपोज करो कि इंडिया पाकिस्तान मिलके उनकी इकोनॉमी एकदम खत्म हो चुकी है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, साथ में मिलकर अगर ट्रेड करते हैं, बॉर्डर्स को ओपन करते हैं, तो चाइना से ज्यादा बेनिफिट पाकिस्तान को इंडिया पहुंचा सकता है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की कनेक्टिविटी प्रमोट करके हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि यूपीएससी में कुछ टाइम पहले क्वेश्चन आया, हम हमेशा कहते हैं कि अंग्रेजों ने गलत करा, खराब काम करा। यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि बताओ अंग्रेजों ने भारत बिल्डिंग के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव कदम क्या उठाए। तो पहले PYQs देखो, उससे आपको समझ आएगा कि इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में, न्यूज आर्टिकल में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं और वे फॉरवर्ड में क्या निकल सकता है। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन हमारी लंबी है, 1-1.5 साल की है, तो उसमें ब्रेक्स लेना भी बहुत ज़रूरी होता है बीच बीच में। तो सर कैसे हम ब्रेक्स लें, वीकली ले, मंथली ले, ताकि हम मेंटली अपने आप को फ्रेश कर पाएँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएँ। जहाँ तक मुझे सुनाई दिया कि आपका क्वेश्चन ब्रेक लेने से था कि कितना ब्रेक कैसे लें। ब्रेक जनरली हम इसलिए ले रहे होते हैं, या मैं भी पढ़ाते पढ़ाते इसलिए ब्रेक ले रहा होता हूँ कि, या कोई भी जो एजुकेटर है उसका एक ही मकसद है कि मेरी एफिशिएंसी कम ना हो, और सबकी अपनी अपनी पर्टिकुलर एफिशिएंसी होती है। आपको जब लगने लगा कि 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कभी कभी सब्जेक्ट से भी इशू हो सकता है, तो एक बात ध्यान रखना है कि अपनी थोड़ी एफिशिएंसी पहले पहचाननी पड़ेगी। इतने भी ब्रेक नहीं लेना है कि खुद का नुकसान कर लिया। तो सबसे पहले ये सबकी इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड कर रहा है। कोई एक टॉपिक, कोई एक व्यक्ति 1 घंटे में ख़त्म कर सकता है और उतना ही कंटेंट किसी को 3 घंटे में भी लग सकता है। तो ये वेरी करेगा। तो इसको मेरे हिसाब से नियम में मत रखो, एक ऐसा मत बना लो, रूल मत बना लो। अपनी एफिशिएंसी पे देखो कि मुझे अब लग रहा है, वो खुद को फील हो जाएगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, थोड़े ब्रेक ऐसे टाइम पे मत लेना कि वो सब्जेक्ट दोबारा उठाना पड़ जाए, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। कोई चीज़ बीच में चल रही है तो उसको बीच में मत छोड़ना, क्योंकि दिक्कत इस एग्जाम की यही है कि वो कनेक्टिविटी का बहुत इशू रहता है। तो कोई सब्जेक्ट चल रहा है तो उसको एक, जैसे लिथोस्फीयर शुरू किया आपने ना, तो उसको फिर एंड कर लो। तो ऐसे और इतने लंबे ब्रेक भी नहीं लेना है कि चीज़ें फिर भूलने लगे। सर मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, जैसे वीक में संडे आधा दिन ऑफ रख लिया, हाँ, या मंथ में हमने थोड़ा 1 आध दिन थोड़ा सा फ्री हो गए, ऐसा हुआ। वो तो यार अपने ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लगता है ना कि मैं आज 6 घंटे मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसका बदला अगले हफ्ते में ले लूँगा, तो बिल्कुल 7 घंटे ब्रेक ले लो। लेकिन ध्यान रखना है उससे पढ़ाई बस प्रभावित ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। और वो लेना भी चाहिए, क्योंकि आपको दौड़ नहीं लगानी, आपको मैराथन करना है। ठीक है।
यार एक मिनट, ये आंसर राइटिंग ना, ये मेरी कहानी रुदा दे जहां मालूम होती है, जिसे देखो उसकी दास्तान मालूम होती है, वैसा वाला कॉन्टेक्स्ट है। ये आंसर राइटिंग ना आने वाली चीज़ है, ओके? तुम वहां नहीं जाते, आंसर तुम्हें आने लग जाएगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यूपीएससी का आंसर राइटिंग का पहले इस एग्जाम को समझो। प्लीज लिसन लिसन, सब लोग मेरी बात प्लीज थोड़ा सा गौर फरमा लो, ओके? एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इसको बात को समझो। यूपीएससी तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे इतनी सारी टेढ़ी मेढ़ी एग्जाम काय को लेकर आते? वाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉलोड बाय रिटन आंसर, फिर ऑप्शनल, फिर इंटरव्यू? या सीधा सीधा एक एमसीक्यू लो ना, खत्म करो, आता है कि नहीं आता। आई होप यू अंडरस्टैंड। कभी सोचा कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यार, आर्टिकल 315 में आती है, कुछ तो सोच समझ के से 4 अलग अलग तरीके के एग्जाम ले आई। थोड़ी देर के लिए सोचते हैं भाई साहब बनेंगे आईएएस ऑफिसर, ओके? थैंक यू तो बोल, मैं तालियां बजा रहा हूं। खड़े खड़े दुआएं दे रहा हूं तेरे को, ओके? नाउ लिसन, तो मैं आईएएस ऑफिसर बना, टुमारो ही विल बिकम अ डीएम, टुमारो समबडी विल बिकम एन आईपीएस, टुमारो समबडी। सबसे पहले क्या होना चाहिए तुम्हें? सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। पहले तुम्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। तुम्हें क्या मालूम है? डॉक्टर एस जयशंकर, उनको सिर्फ पाकिस्तान रिलेशंस मालूम है? नो। उनको इंडिया के अफ्रीका के भी स्ट्रैटेजी समझ में आती होगी, उनको इंडिया के ऑस्ट्रेलिया। सो व्हाट इज प्रीलिम्स? प्रीलिम्स इज एवरीथिंग। से द वर्ड एवरीथिंग, समथिंग अबाउट एवरीथिंग। यू अंडरस्टैंड? थोड़ा थोड़ा मुझे सब कुछ मालूम होना चाहिए, थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा ये। नाउ सेकेंड पार्ट, मेंस। मेंस का क्वेश्चन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। से द वर्ड, बोलो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके? वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, अभी सर ने बोला पॉलिटी में। यार ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें रोज आजकल पार्लियामेंट में रोज हो रहा है। आज तो दोनों चेयरपर्सन्स ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है कि भैया लड़ना बंद करो, पार्लियामेंट में कुछ काम कर लो। व्हाई? क्योंकि बार बार किस पर सवाल उठ रहा है? स्पीकर पे। सो डू वी नीड टू चेंज द पार्लियामेंट? क्वेश्चन क्या है? से द लाइन, मैंने क्या बोला? डू वी नीड टू चेंज द पार्लियामेंट्री सिस्टम? इस पर आंसर दो। ये फैक्ट पे नहीं है, ये तुम्हारे बुद्धि पे है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। गेट माय पॉइंट? नाउ ऑप्शनल। ऑप्शनल इज डेप्थ, इन डेप्थ। एक डीएम बन गए, आईएएस ऑफिसर हो गए, या फिर सर अभी एक डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, कल तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ हो गया, कोई साइक्लोन आ गया, या फिर तुम्हें पता भी है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ, ओके? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कैमरा मुझ पर रखो, ओके? क्या भाई तू पढ़ाई नहीं कर रहा? व्हाट इज हैपनिंग? somebody is trying to intimidate you, all right? now तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज हिल तो नहीं जाती? are you understanding? are you able to maintain what is popularly called as अदब और अधिकार प्रोटोकॉल? मेंटेन कर सकते हो? यार तुम तो जॉब कर रहे थे ना, ओके? कितनी सैलरी मिली थी? कितनी सैलरी मिली थी? 50,000। अब तुमको ज्यादा पैसे कमाने हैं। ये क्या हो रहा है? इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट। दे आर टेस्टिंग यू। विल यू बी एबल टू मेंटेन प्रेशर में? तुम वहां पे हो गया। डॉक्टर एस जयशंकर को अभी थोड़ी देर पहले यूरोप में एक इंटरव्यू में पूछा कि व्हाई इज इंडिया बाइंग रशियन ऑयल? तुमने सुना होगा, बड़ा फेमस हुआ। व्हाई इज इंडिया बाइंग रशियन ऑयल? ओके, आर यू सपोर्टिंग रशियन थॉट प्रोसेस ऑन यूक्रेन? तो उसने बोला, मिस्टर यूरोप, you don't have to give an answer, you don't have to ask me for justification. The amount of oil which India buys in 6 months, you buy in 1 afternoon. You know, एक गाली नहीं दी। पंजाबी में होता तो वो गाली दे सकते थे, you know, अबे चुप है, अंडरस्टैंड? लेकिन इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक आंसर। ये कहां टेस्ट हो रहा है? इंटरव्यूज में। ये तुमको टेस्ट कर रहे हैं टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, अ डिप्लोमैट, अ लीडर। फिर तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट तुम अदब और अधिकार से जवाब देंगे। तो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक इंटरव्यू में पूछा था कि लोग कहते हैं वाजपेयी जी आप इंसान तो सही हो, बंदा तो सही हो, आदमी तो सही हो, लेकिन गलत दल में हो, ओके? तो उन्होंने बोला बड़े सिंपल से, तुम्हें वाजपेयी जी तो स्टाइल से बोलते थे, तो बोले देखिए आप ये है ना पार्टियों की दल से मुझे दूर रखिए। यू अंडरस्टैंडिंग? दल को दल, यू अंडरस्टैंडिंग? ये करने के लिए तुम्हारा ये माइंड बहुत स्टेबल होना चाहिए, ऑलराइट? और आमतौर पे ये बहुत कम लोगों को होता है। तुम यहाँ पर गली में जाओ, गली में क्या तुम एक दूसरे को कुछ भी जरा सा भी पर्सनल बोल दो, ऑलराइट? तो वो टिकता नहीं है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन जैसे जैसे प्रोफेशनल में आ जाते हो तुम हो जाते हो। लॉयर्स में
हम लोग बोलते हैं इन द कोर्ट देयर इज अ वॉर विदाउट वेपन्स। तो मुझे सामने वाले पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो ओके कुछ नहीं आता नलायक को, ओके क्या आर्ग्यूमेंट कर रहा है, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, माय लॉर्ड माय लर्नेड फ्रेंड has an erroneous understanding of law, let me have the opportunity to correct him। मन में कुछ और ही बोल रहा हूं मैं, are you understanding? लेकिन वो सीखने पर आता है, ये तुम्हें अभी से आना चाहिए। मेरी एक लाइन याद रखना, यूपीएससी डज नॉट टेक स्टूडेंट्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू ऑफिसर्स, यूपीएससी चूजेस ऑफिसर्स फ्रॉम अमंगस्ट स्टूडेंट्स। तुम्हारे अंदर की ऑफिसर क्वालिटी वो पकड़ना जानते हैं, और तुम इंटरव्यू में झूठ बोल के दिखा दो, वो 5 सेकंड में पकड़ लेंगे। कभी बोलो, एक स्टूडेंट ने, हमने एक मॉक इंटरव्यू किया था, पता नहीं शायद 2020 में, तो वो मॉक इंटरव्यू में लेडी आई, बड़ी इंटेलिजेंट, बड़े स्मार्टली बात करे, अच्छा, तो उन्होंने बोला कि व्हाट इज, तो हमने मॉक इंटरव्यू किया था, तो हमने बोला कि व्हाट इज योर हॉबी, तो बोले उर्दू शायरी। मैंने कहा हट जाओ, है ना, अब मैं आऊंगा, है ना, अब हट जाओ चेयरमैन साहब, मेरी बारी, है ना। तो मैं तो मैंने शुरू किया, मतला क्या होता है, मक्ता क्या होता है, काफिया क्या होता है, बोली नहीं सर शौकिया है, इंस्टा पे आता है। मैंने कहा ऐसी गलती करना मत, इसे बोलते हैं आ बैल मुझे मार, राइट, इसे नहीं करना होता, इसलिए ब्लफ करने का ही नहीं। एक और स्टूडेंट का मैं इससे पहले जाते जाते इंटरव्यू से मैं कहता हूँ, लास्ट मॉक इंटरव्यू में एक स्टूडेंट आया, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा बिकॉज इज ऑलरेडी, मतलब अब लबासना में ही होंगे, मसूरी में होंगे, सो व्हाट वाज ही, यार वो ना सब बैठे रहे, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था, अभी कुर्सी ऊपर होती तो मैं कर देता, वो बैठे एंड एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, राइट, पहले बड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर दिया, बट मैं कैसे बताऊं, ही सैट डाउन और उन्होंने अपना हाथ ना अपने नी के ऊपर से नहीं छोड़ा, दोनों हाथ ऐसे ही रहे, और मैं उनको पूछे जा रहा उल्टा सीधा, नेशन स्टेट, ये फलाना डिमकाना, बट एक बार भी हाथ ना ऐसे भी नहीं, यू नॉर्मली नोटिस ना हमारा हाथ हिलने लग जाते हैं, वाइब्रेशंस आने लगते हैं, जैसे जैसे हमारे में कंफ्यूजन। फिर मैं सोचा, मैंने कहा यार ये ज़्यादा ही यार खतरनाक है, ऐसा भी कौन है जो सह रहा है हमारे को कंटिन्यूस आधा घंटे बाद। तो मैंने उसका डैफ फॉर्म ऐसे निकाल के देख लिया, फादर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बंदे में ऑफिसर क्वालिटी खानदानी आ गई है, यू आर अंडरस्टैंडिंग, और वो पकड़ा नहीं जाएगा। उसने मैंने उसको क्वेश्चन पूछा, जब उसने बोला मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया, पीएस है, तो मैंने उसको बोला स्टेट नेशन और नेशन स्टेट के बीच में डिफरेंस बता दे। इसका आंसर ना बड़ों को नहीं आता, है ना, बड़ों को आ ही नहीं सकता। जो बोलता है ना नेशन स्टेट और स्टेट नेशन के बीच में आंसर, उसको डिफरेंस मालूम है, वो या तो सिद्धार्थ अरोरा है या झूठ है, यू नो, इट्स नॉट पॉसिबल। हिंदी स्पीकिंग हाउ मेनी, हिंदी मीडियम हाउ मेनी, या बिंदास हाथ उठाओ, कितना हिंदी, कितनों को इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम आती, कितनों को इंग्लिश समझ में आने में प्रॉब्लम आती, समझ में सर आती है लेकिन लिखने में नहीं, कितनों को आती। यार एक बात बताओ, ओके, एक बात बताओ, लिसन, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, उसको समझो, ओके। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of a nation, in our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution, full stop। ये इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश समझ में आ गई, लिख सकते हो, अगर याद हो गया तो लिख सकते हो। यस सर, इतना ही इंग्लिश चाहिए होती, करण जौहर की इंग्लिश नहीं चाहिए, राइट। ओ माय गॉड, यू नो इट वाज सो मच ऑफ ट्रबल, ओ माय गॉड, ये सब नहीं चाहिए, ओके। प्योर टेक्निकल इंग्लिश है। सुप्रीम कोर्ट में लैंग्वेज ऑफ प्रैक्टिस क्या है, इंग्लिश। सुप्रीम कोर्ट में लैंग्वेज ऑफ प्रैक्टिस क्या है, मैं जिनके साथ चेंबर शेयर करता हूं वो गुजरात से आए हुए एक लॉयर है, उन्होंने हिंदी मीडियम से कॉलेज किया, हिंदी मीडियम से स्कूलिंग किया, आज वो 30-35 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये एक टेक्निकल एग्जाम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चेयरमैन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये इंग्लिश है ना, जी सर, इसमें खतरनाक कुछ नहीं है ना, इतनी ही इंग्लिश लिखनी है मेरे बेटा, आपको शशि थरूर साहब की इंग्लिश नहीं लिखनी और ना एक्सपेक्टेड है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये हमने अपने आप की लिमिटेशन बना दी है।
गेट माई पॉइंट। मैं जब दिल्ली आया था तब मुझे हिंदी नहीं आती थी, राइट मैं जहाँ से मेरे को जिस स्कूल में मेरी मम्मी ने बोला फटे मुँह रख उसको, तो वो हॉस्टल था, मैं बचपन से हॉस्टल में हूँ, तो वहाँ पर हिंदी बोलना मना था फॉर वॉट एवर रीज़न। तो मैं यहाँ पर आया तो मुझे हिंदी नहीं आया, तो मुझे एक दिन बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई कि मैं इंडिया में मतलब दिल्ली में कैसे मैनेज करूँ। देन आई रियलाइज काम बोलचाल की भाषा तो कोई भी सीख सकता है। गेट माई पॉइंट। बॉलीवुड क्या बोलता है, बॉलीवुड क्या कौन सी भाषा बोलता है, बॉलीवुड कौन सी भाषा बोलता है? इंग्लिश है, हिंदी है, आई लव यू क्या है ये? दोनों सर इंग्लिश। इंग्लिश है, उसमें उर्दू आता है, उसमें फारसी आ जाती है, जो समझ में आ गया वो भाषा, बाकी सब कॉम्प्लिकेशंस होती है। सिंपल लैंग्वेज। यहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ जो तुमको ये बात बता देगा कि यार हम शशि थरूर की इंग्लिश लिख दे, वो मजाक हो जाता है आफ्टर अ वाइल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। शशि थरूर साहब की इंग्लिश आफ्टर अ वाइल क्या बोल रहे हैं यार, दैट्स नॉट टू बी ऑनेस्ट। मोदी जी कौन सी भाषा बोलते हैं जो समझ में आता है? गेट माई पॉइंट। तो समझदारी, इसको मत टेंशन ले, कुछ नहीं होता। रोज न्यूज़पेपर पढ़ आ जाएगी, उतनी बंद करने वाला हो जाओगे, कुछ नहीं होता, नथिंग टू वरी। एनीथिंग एल्स फॉर मी सर? सर वन बेसिक थिंग विच आई वुड लाइक टू नो कि जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट ईयर and I followed the Sudarshan sir main thing that sir told me finish the subject at least you have pick up the polity, first pick up the polity, finish the polity, then pick up the geography, मतलब स्टेप वाइज स्टेप आपको खत्म करते चलना, छोड़ना अब नहीं। इसको कंटिन्यू कर। यस सर, नहीं आई हैव डन ना ना ना, इसको कंटिन्यू कर, But इंग्लिश sir- को, इंग्लिश को कंटिन्यू कर। अब उसको हिंदी मत डाल, देखते को वो आदत हो जाएगी। मैं तेरे को मैं वो ऑब्जर्व and कर the रहा हूँ। sir the certain something happened in my home, in my family, that my preparation get stuck in between, and it happens actually in broad of 3 months when again I recap from lectures and recording session, then after 3 months then suddenly some problem arises. So what now I should do that my preparation can continue from this situation? वैसे आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू आंसर द सेम थिंग, बट आई थिंक मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये लाइन बोल दिया था, ओके, नॉट इन माय वर्ड्स बट इन समबडीज बिग वर्ड्स। सफ़र में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, यू हैव टू। हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम आती है बेटा, सिंपल। ये लाइन, इस लाइन को मैंने पढ़ने के लिए इसलिए बोला था। मेरे पास एक स्टूडेंट थी, मैंने हमेशा उनका एग्जाम्पल दिया। 2020 में एक बैच में एक स्टूडेंट थी मेरी, मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बोल रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ाते टाइम तो मैं ना डांट देता हूँ, तुम लोगों को मालूम है, ब्लॉक कर देता हूँ अगर कोई स्पैम कर रहा होता है। आई डोंट लाइक दैट पार्ट। सो वन डे दैट लेडी स्टूडेंट थी, उन्होंने कुछ ऐसा बीच में बोल दिया और फिर मैंने उनको ना डांट दिया। मैंने कहा तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो थोड़ी देर बाद उनका डीएम आया मेरे को, डायरेक्ट मैसेज आया, बोले कि सर सॉरी, मेरा ना बच्चा मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, ओके, तो मैं पढ़ नहीं पाई, राइट। और फिर उन्होंने मुझे पूरी बात बताई कि नगरोटा करके एक जगह है कश्मीर में, ओके, वो कैंट एरिया। तो बोले नगरोटा में अटैक हुआ था, ओके, और मेरे हस्बैंड स्किल्ड इन एक्शन, इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे, और आई एम अ सिंगल मदर नाउ फॉर दैट, और मैं विडो, वो विडो, और मेरा 2 साल का बच्चा है, तो मुझे उनको भी ख्याल रखना पड़ता है, और घर पे और कोई है नहीं, और हस्बैंड के अभी 6 महीने पहले ही किल्ड इन एक्शन। यार मेरा ना, मैं वकील हूँ और मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, तो मेरे को ना आमतौर पे ऐसी चीज़ें ना इतना आराम से कोई डरा नहीं पाता, झकझोर नहीं पाता, बट मेरे को ना पसीना आ गया। यार मैंने सोचा लाइफ में कितने ट्रबल्स होते, सोचो यार, एक सेकंड के लिए सोचो, यू नो, अपने आप को सोचो और उन लेडी को सोचो, यू नो। अभी 6 महीना पहले हस्बैंड की डेथ हुई, 2 साल का बच्चा है, पढ़ना भी है, करियर भी देखना है, सब कुछ करना है। उसके बाद ना मैंने थोड़े टाइम के बाद ना मैंने एक फॉर्मूला बनाया अपनी लाइफ में कि जब बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है, जब बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं, जब आदमी डर जाता है ना, तो ज़िंदगी के उस मौके को देखो, भगवान ना करे तुम्हारे साथ हुआ हो, लेकिन ज़िंदगी में किसी ना किसी ऐसे मौके को याद करो जब सच में डर गए थे, जब सच में खाने को कुछ नहीं था, जब अचानक ये लाइफ ना बड़ी अच्छी लगने लगेगी। यू नो, ह्यूमन माइंड रिलेटिव होता है। जब बहुत ठंड लगती है ना, मैं एक बार वैष्णो देवी गया था, वैष्णो देवी गया, हम लोग अटक गए, वहाँ पे बर्फ़ पड़ गई, ओके, हम लोग अटक गए, तो हम लोग पूरी रात ना एक कोने में ऐसे बैठे रहे। वैष्णो देवी में ठंड लगती है, तो ठंड लग रही, तो मुझे अभी कभी ऐसे ठंड लगती है, ऐसा कभी एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है ना, मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस टाइम का होता है कि हमने पूरी रात सर्वाइव कर ली थी यार पहाड़ों पे, यू नो, पहाड़ों पे जिसने सर्वाइव कर लिया ठंड में ना, तो मैं हमेशा माता रानी को ऐसे याद करता हूँ, माता रानी तब बचा लिया तो अब भी बचेंगे। अभी तो एसी ही नहीं चल रहा ना, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या और होगा, यही दुख हो रहा होता है। सो माइंडसेट वहाँ पर रखो बेटा, लाइफ में माइंडसेट का सारा खेल है। अभी आप जिस एनवायरनमेंट में, सिचुएशन में हो ना बेटा,
ये हिंदुस्तान के 0.1% लोगों के नसीब में नहीं, बात समझो, इतना 0.1% लोगों के नसीब में नहीं है। ओके, सबको क्या क्या स्ट्रगल सह कर आते हैं। और मालूम है क्या है, ऐसी जो चीज़ें होती है ना, इनको मुबारक दिन बोलते हैं। क्यों मालूम है? क्या नाम है आपका? शुभम शुक्ला। शुभम, जब तू सक्सेसफुल हो जाएगा ना, तो ये जो तेरी स्ट्रगल्स है ना, ये कहानियाँ बनेगी, तब तेरे पास कुछ सुनाने को होगा। ओके, सैफ अली खान के पास कुछ सुनाने को नहीं है ना, क्या भैया तूने क्या स्ट्रगल किया। मेरे फादर ना नवाब पटौदी थे। ओके, हमारे पास 5000 एकड़ पहले से था, बड़ा स्ट्रगल हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। शुभम, तेरे पास ये कहानियाँ होगी, इन कहानियों को संजो के रखो। ये खुदा भगवान तुम्हें देता है, ये कहानियाँ सुनाने को काम आएगी, तो इसमें से निकलो और ये कहानियाँ संजो के रखना। ये स्ट्रगल नहीं है, ये भगवान को ये तुम्हें मौका दे रहा है। एक दिन तुम्हारा इंटरव्यू आएगा, बोलेंगे शुभम जी आज आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए, बड़ा मुश्किल हो रहा होगा, क्या हुआ था? तो बोलना कि यार 3 महीने पहले ऐसा हुआ था। गेट माय पॉइंट? सो थिंक ऑन दैट। एंड सर वन थिंग, जैसे कि हमारी प्रेजेंटेशन ब्रेक हुई, कोई सब्जेक्ट छूट गया, अब अगर हम दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम कभी कभी ऐसा लगता है कि पीछे की चीज़ें हमारी गायब हो चुकी हैं, तो अब सब्जेक्ट को हमें वहीं से कंटिन्यू करना चाहिए या फिर हम फिर से स्टार्टिंग से शुरू करें? आपको काम पूरा करना है। Yes, अगर आप उठा सकते हो वहां से उठा लो, नहीं हो सकता 0 से स्टार्ट। 2x पे देख लें। 2x पे देख। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डाउट ये है क्योंकि हम सब ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो सभी स्टूडेंट्स को ये मतलब प्रॉब्लम होती होगी जब भी हम मतलब इतना, एक तो हम रिकॉर्डेड कोर्सेज करते हैं, फिर जब हम बिगिनिंग करते हैं तो सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं, सर लगता है ये सब्जेक्ट भी कर ले वो सब्जेक्ट भी कर ले, और फिर कोई लाइव कोर्स आ जाता है तो हम सोचते हैं वो भी कर लेते हैं। 2 आवर्स की सर क्लासेस होती है, और अगर बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं 4 क्लासेस कर लो आप दिन में, 5 क्लासेस कर लो, तो सर उससे बहुत प्रॉब्लम, 10 आवर्स तो क्लासेस में ही लग जाएंगे। फिर सर प्रैक्टिस भी होती है, आंसर राइटिंग भी होती है, रिविजन कैसे कर पाएंगे सर फिर हम? ठीक है, तो आपने तैयारी कर ली है या क्या स्थिति है? नो सर, मैं 2025 में एग्जाम दूँगी। देना है, अभी आपको तैयारी शुरू करनी है एक तरह से, ऐसा? 1 ईयर हो गया है सर, सिलेबस कंप्लीट हो गया एक बार। देखो बहुत सिंपल है, इसका जो सॉल्यूशन है, आप यही चाहोगे ना कि मैं यदि किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो मैंने जो पहले पढ़े हैं वो मुझे याद हो। एक सच्चाई यही है, मान लीजिए कि आपने पॉलिटी सर से पढ़ लिया, और पॉलिटी का एक स्टैटिक पार्ट है या ज्योग्राफी का स्टैटिक पार्ट है जो एक बार समझा जा सकता है, क्लियर हो सकता है, या पढ़ते समय आपने उसको रिवाइज करके एमसीक्यूज लगा लिए, सब हो गया। जी और जब आप नेक्स्ट वाले पे आते हो तो पुराना या तो भूलने लगते हैं, इकट्ठा होने लगता है। जी सर। सबसे बेहतर सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, जो लर्नर जो कर रहे थे या जिन्होंने ऑनलाइन सिलेक्शन लिया है, उनकी प्रोसेस को यदि आप देखोगे तो उनका बस यही था। और सच्चाई ये है कि मुझे आगे के तो करने भी पड़ेंगे ना, ये गुणगान तो नहीं गा पाएंगे हम, कह रहे अब मैं पुराना भूल जाऊंगा। सबसे बेस्ट टाइम मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचानो कि आप कितनी क्लासेस झेल पा रहे हो। किसी को देख के करना कि वो नहीं है, टाइम काफी है आपके पास। यस सर। अब जहां तक मेरा औसत अनुभव है कि व्यक्ति को सिर्फ 4 से 5 घंटे लाइव देख सकता है, वो हर दिन करना है ना, एक दिन तो नहीं काम ओके सर। यस सर। अब एक सब्जेक्ट की 2 क्लासेस ले लो या 2 सब्जेक्ट की एक क्लास ले लो। ओके सर। अब यहाँ गलती जो करता है व्यक्ति लाइव क्लासेस में कि जैसे आप मान लो पॉलिटी पे आ गए, अगले सब्जेक्ट पे आ गए, पुराने सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से आप छोड़ देते हो। यस सर। एक सिंपल काम करना है, आप जो पढ़ रहे हो अभी वो पढ़ो, लेकिन जो पुराने सब्जेक्ट हो गए ना उसके हर दिन 10-15 क्वेश्चन लगा लो, हर ओके दिन। सर। कितने बोले मैंने आपको? 10-15 सर। ज्यादा नहीं कहा। अब मान लो ज्योग्राफी मैंने 10-15 कहा तो 1-2 इंडियन ज्योग्राफी के लगा ली, 1-2 क्लाइमेटोलॉजी के लगा। इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट से एंगेज रखेगा। ओके सर। और यदि आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है तो हफ्ते में एक आध बार कुछ एक पेज में आंसर राइटिंग टाइप की कुछ कर ली। ओके सर। सब्जेक्ट से रिलेशन बना के रखना पड़ेगा, और वो किससे होगा, कैसे होगा, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। प्रीलिम्स में एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं और आंसर राइटिंग, हफ्ते में एक आध बार आंसर लिख लिया और बाकी हर दिन 10-15 क्वेश्चन कर लिए। इसीलिए वो टॉपिक वाइज सेक्शन है अपने उसमें कि लाइव क्लास में आप या बाद में आप आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये करते रहोगे तो सब्जेक्ट से नाता बना रहेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम हमेशा आएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आप मेरे को सॉल्व करो, वो भी हो रहे हैं, बट मेंस के टाइम पे सिर्फ कंटेंट दिमाग में है बट हम उसे लिख नहीं पाते। लिख रहे इसलिए नहीं पा रहे होते ना कि मैं आपसे कहूँ कि जा बेटा क्रिकेट खेल ले, अब बिना बिना कुछ करे, प्रैक्टिस करी नहीं, सीधी सी कहानी। आप सबसे पहले अभी जो रिसेंटली डिजास्टर मैनेजमेंट का यदि कोर्स नहीं देखा हो तो देख लेना, जो लेवल की आपको क्लैरिटी मिले, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के नीचे बैठा हुआ है, दोनों टॉपिक को संभाल लेगा, पहली चीज़। दूसरी बात, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में एक माइंडसेट बना के चलना, यदि क्वेश्चन आया है तो वो इनडायरेक्टली इंडिया से कनेक्ट करना चाह रहा है आखिरी में। और दूसरी बात, 2 जगह कंफ्यूज होने से बेहतर है पहले माइंडसेट रखना है आपको, नहीं तो ऐसे
एक नाव में दोनों ही पैर रख के और घूमोगे तो फिर दिक्कत थोड़ी सी होगी। तो डिसाइड कर लो तुम्हें लगता है कि एक टॉपिक, अब देखो एक टॉपिक की लिमिटेशन है, उसमें ज्ञानी नहीं बनना है, समझो आप। अब मान लो वॉल्केनो के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसमें नया समय मत लगाओ कि नए शिक्षक के पास में और अच्छा कुछ मिल जाएगा। आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? टॉपिक को सुधारने में जा रहा है। आपकी एनर्जी कहाँ एक्चुअल में लगनी चाहिए कि एक बार जब बेसिक आइडिया हो गया तो मैं आंसर राइटिंग पे आ जाऊँ। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बार कोर्स देख लेना तुम, तो उससे क्या होगा, जितनी भी पुराने जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वाटर मैनेजमेंट का हो, चाहे फ्लड का हो, ड्रॉट का हो, ये भी डिजास्टर होते हैं एक्चुअल में। तो अंत में तुम्हें पता लग जाएगा कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या चाह रहा है, वो उसमें सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो उस कोर्स से काफ़ी आपको मदद मिल जाएगी। और जब भी कोई पढ़ो या क्वेश्चन करो तो आइडियली ये ध्यान रखना है कि ये आप कोई भी टिपिकल फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी ले लो, मान लीजिए उसने फॉर एग्जांपल कि कोई डेक्कन प्लेट्यू से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया या मैग्मा प्लूम से भी पूछ लिया, आपको नंबर देगा ही नहीं यदि मैग्मा प्लूम को आपने बेसाल्टिक लावा या इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू से नहीं कनेक्ट किया, क्योंकि एट द एंड उसको इंडिया की तरफ लेकर आना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लाइमेट चेंज भी हो तो इंडिया तक लाना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी तक लाना पड़ेगा आपको। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स इसीलिए मैं ज़्यादातर लेके आया कि एटलीस्ट वो जो पूरी कनेक्टिविटी है जोग्राफी और इन्वायरमेंट के बीच की जुड़ जाए। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन सिद्धार्थ सर से। सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं पढ़ाई करती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर कोई सामने से मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो मैं डर जाती हूँ, और मैं सही भी रहती हूँ तो मैं जवाब नहीं दे पाती कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ। बाद में पता लगता है कि अरे मैं तो सही सोच रही थी, मुझे बोलना चाहिए था, मैं वो वोकल नहीं हो पाती हूँ। तो और फिर सर ऐसे आपने कहा ना कि यूपीएससी चूज ऑफिसर्स, मुझे कोई सर डांट देता है तो मेरे आंखों से आंसू आने लगते हैं, तो वो कैसे ऑफिसर क्वालिटी सर कैसे लाएं, और मतलब वो कैसे ये करें? बेटा, डांट पड़ते आंसू निकल आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बार बार डांट खाओगे आदत पड़ जाती है ना। So, नहीं सर, वो फील्ड पे काम करना होता है। मैं तो आपको यही बात बोल रहा था, लाइफ का हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इज प्रैक्टिस। ओके, आंसर बेटर लिख पाओगे, आंसर ज़्यादा कर पाओगे। आप मुझे वो दिन याद है जब मेरा एक नया जूनियर आया, नालसर से पास आउट। नालसर इज़ अ वेरी गुड लॉ यूनिवर्सिटी वाला। तो वो आया और एक शाम पहले तो उसने बड़ी ज़बरदस्त सैलरी पे मेरे लॉ फर्म ज्वाइन कर लिया। बोला सर टुमारो आई विल डिस्ट्रॉय द केस। मैंने कहा ठीक है। जब वो कोर्ट में गया ना तो उसके पाँव कांप रहे थे, मुझे लगा बेहोश हो जाएगा, मेरे को राइट देनी पड़ेगी। मैंने उसको हटाया। द पॉइंट हियर इज बेटा, थिंग्स कम विद प्रैक्टिस। मुझे इनबिल्ट कॉन्फिडेंस आया थैंक यू टू माई फादर, राइट, बिकॉज एज ए सोल्ड ही हम लोग फौजी परिवार के थे, हमें डांटी पड़ती थी और तो कुछ पड़ता ही नहीं था। सारा दिन हम 4 बजे ना उठे, 4:02 हुए। लेकिन क्या होता है, मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज, ये सब चीज़ें हेल्प करता है। गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। आपको डांट से डर लगता है या आपको सवाल जवाब से डर लगता है, किसी भी चीज़ से ना, आर्ग्यूमेंट करो, एक दूसरे से करो, राइट। लर्न टू डू दिस, आर्ग्यू करो। आर्ग्यू का मतलब गलत नहीं होता, आर्ग्यू का मतलब होता है मैं अपनी बात रख सकता हूं कि नहीं रख सकता। गेट माई पॉइंट, इट्स सिंपल। मैं डॉक्टर जयशंकर का फैन हो गया जिस दिन से उन्होंने वो यूरोप वाली बात बोली। उसके बाद भी एक और जगह पे उनको ही वाज सो क्लियर, अदब और अधिकार। लाइन क्या पकड़ोगे, वर्ड बोलो, अदब एंड अधिकार, ये दोनों होना चाहिए। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कि तुम मेरे ऊपर हावी भी नहीं हो सकते, ओके, मेरा अधिकार भी है, लेकिन मैं बैड मैनर्स भी नहीं रखूंगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अदब एंड अधिकार, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये कॉम्बिनेशन होता है डिप्लोमेसी में। और कुछ चीजों के लिए ना शब्द होते जो रेडीमेड डायलॉग्स होते, ये आप ना तब भी बना सकते हो जैसे आपके साथ अटपटे थॉट प्रोसेसेस होते हैं। जैसे मैं तुम्हें अपने बड़ा फ्रैंकली बता रहा हूँ, मुझे कभी कभी ऑनलाइन पढ़ाते टाइम ना ऐसा दिल करता है कि मैं कुछ बोल दूं, तुम समझ रहे हो, है ना, कि यार ये कितना बेवकूफ़ों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं एक बार साउथ ऑफ इंडिया में एक जगह पे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने गया, मैंने बहुत पढ़ा है यार, सॉलिड। मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, राज्यसभा इज द सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट द सेकेंडरी हाउस। ओके भाई, इसके लिए रिसर्च चाहिए होता है। जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है इस पर रिसर्च चाहिए होता है। विधान परिषद से मिक्स किया, मैंने पढ़ा दिया, मैं बड़ा खुश हो गया, पौना घंटा मैंने पढ़ा। एक स्टूडेंट उठा बीच में, तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा राज्यसभा जो है ना, इट इज़ द कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, इट इज़ द कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। मैंने अपने आप को मन ही मन पीठ थपथपा दी। मैंने कहा बेटा आज तूने बड़ा कमाल किया। एक स्टूडेंट ऐसा बीच में से उठा, बोले सर इंडिया हैज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो सर। यार मेरे को हार्ट अटैक नहीं आया, बाकी सब आ गया, है ना।
मैंने फिर उनको इंस्टीट्यूट वालों को बोला, मैंने कहा तुम चाय भिजवाओ यार, अब मैं 1.5 घंटा और कैसे पढ़ाऊँ। अब मेरे मन में, अब तुम जानते हो मेरा सरनेम अरोरा है, हम सिद्धार्थ जयसिंह अरोरा, पंजाबी आदमी ऐसे को कैसे रिएक्ट करे, तो मैंने एक लाइन यूज करना स्टार्ट किया। मैंने बोला आज के, अब मैं कोई बोल तो सकता नहीं, मैंने कहा नादान परिंदे, ओके तेरे को इतना नहीं आता, आर यू अंडरस्टैंडिंग। इससे दोनों काम हो गए, मैंने भी बोल भी जो मैंने बोला। द पॉइंट हियर इज देयर आर रेडीमेड वर्ड्स, इसको आप बेटा प्रैक्टिस कर सकते हो। रेडीमेड, इसको हिंदी में बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, यूपी में एक बहुत अच्छा, मेरे किसी ने बोला था, इसको बोलते हैं वाक कुशलता, द आर्ट ऑफ स्पीच। वाक कुशलता, वाक कुशलता, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन। यू शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। ये सीख लो, ये सीखने वाली चीज है, ये सीख लो। और कहां से सीखोगे? मोदी जी को ऑब्जर्व करके, वाजपेयी जी को ऑब्जर्व करके, डॉक्टर जयशंकर का इंटरव्यू देखकर, ये जो राज्यसभा टेलीविजन पे इंटरव्यूज आते हैं, मैं क्यों सबको बोलता हूँ राज्यसभा टेलीविजन देखा करो, तुम्हें ये आ जाएगा है ना, कैसे एक्सप्रेस करते। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कब राइट टाइम पे जोक मार देना होता है, कब राइट टाइम पे ऐसा सरकास्टिक रिमार्क मार देना होता है, क्योंकि ना एक बार मोदी जी को किसी ने कुछ बोलते बोला, अब इसको कोई पॉलिटिकल ना ले रहे, किसी ने कुछ बोला तो उन्होंने बोला देखो मैं चुप रहता हूँ, लेकिन मेरे मुंह में हाथ डालकर मेरी जुबान को टच करोगे ना, फिर मैं बोल दूंगा, फिर तुम्हें बुरा लगेगा। तो सब बोला रहने दो, अब पता नहीं क्या क्या बोल देंगे वो, ये कहते हैं। तो आइडिया यहाँ पर ये है, ये सीखने की चीज़ है बेटा, आ जाती है। और ऐसा कोई नहीं है जो किसी की डांट खाकर डरे ना, वो डिपेंड करता है डांटने वाला कौन है, यू नो। सो ये कभी मत बोलना बेटा, कभी मत बोलना कि मैं घबरा गई। जिस दिन तुमने ये बात बोल दिया ना मैं घबरा गई, ओके, तुम जिंदगी भर घबराते हुए गुजरोगे। याद रखना, जिसने जिंदगी में बोल ही ये दिया कि मैं घबरा गई, फिर तो तुम उठोगे नहीं। पहले ही अपने आप बोलना मैं घबराती नहीं, उस दिन मेरी कुंडली में लिखा ही नहीं है घबराना, ऐसा बोलना स्टार्ट करो। योर स्टमक विल स्टार्ट रिएक्टिंग, शब्दों से रिएक्शन होता है। फर्स्ट प्रिपेयर द हेड, द थ्रोन विल कम, द क्राउन विल कम। पहले अपना सिर रेडी करो, राजाशाही बाद में आती है, पहले अदा करो, यू नो, दैट्स इट। टाइपिंग करना है, हाँ, तो एक प्रैक्टिस करना होगा रेगुलर, तो सर पता कैसे चलेगा मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? ये तो न करने के पहले वाले क्वेश्चन है समझो। डायनामिक क्वेश्चन होते हैं जो करंट अफेयर्स, इसमें भैया आपको अपना एक्स फैक्टर निकालना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो कंटेंट है वो कितना एनरिच्ड है। और कंटेंट मतलब वही बात कि एक चीज़ को आप कोई एक्सप्लेन कर रहे हो, तो कोई व्यक्ति एक तरीके से कर रहा है, मैं 2 तरीके से कर रहा हूँ, पर मेरे तरीके नए कैसे आएंगे? बाय रीडिंग न्यूज़पेपर। एडिटोरियल जब पढ़ो ना, तो आपको पता हो ये मेरे कहाँ एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि सीधी सी कहानी, कॉन्फिडेंस या कहीं भी इंफॉर्मेशन की कमी रहेगी तो आपका आंसर में वो झलक जाएगा। जानबूझ के स्टैटिक का क्वेश्चन भी देते हैं और डायनामिक भी देते हैं, ताकि वो चेक कर पाए कि आप सिर्फ करंट अफेयर्स के भरोसे तो नहीं आ गए, आपको बेसिक भी आता है। तो आप जब भी पढ़ो ना कोई भी न्यूज़पेपर, तो आप बस ये इमेजिन करो कि ये मेरे को कहाँ यूज़ हो सकता है, और कोशिश करो कि एक चीज़ के आपके पास मल्टीपल एस्पेक्ट हो, पहली चीज़। दूसरी बात, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, जो दुनिया पढ़ रही है उसके अलावा एक 2 कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। सरकारी जो मसाला होता है, वेबसाइट में जाओ, डिजास्टर मैनेजमेंट की वेबसाइट में जाओगे, आपको खूब सारे प्लान्स मिलेंगे, नेशनल प्लान, हर एक डिजास्टर की एक फाइल अपलोडेड है, उसको जाके कोई नहीं देखेगा, मैं बता, पर आपको जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि असली बात तो नेशनल प्लान के तहत उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें करना क्या है ड्यूरिंग डिजास्टर। बाकी जानकारी में क्या पता है कि भागना है, लेकिन वो एक्चुअल में एज ए लीडर, एज ए डीएम उसमें पता है, उसमें लिखा हुआ है कि क्या करना। आपको अपना एक्स फैक्टर निकालना पड़ेगा, और वो हर दिन निकलेगा। हर दिन आपको कोई भी टॉपिक है तो एक्स्ट्रा क्या मुझे पता है, क्योंकि वही चीज़ आंसर में रिफ्लेक्ट होगी। तो वो एक दिन की मतलब ऐसी तैयारी नहीं है, आपको हर दिन करना पड़ेगा, है ना, ये ध्यान। जैसे 15-20 दिन कंटिन्यू पढ़ाई चला, जैसे किसी ने पूछा था कि हाफ डे का ब्रेक लिया, 1 दिन का ब्रेक लिया, हाँ, तो सर वो हाफ डे कब सर 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन भी हो जाता है, तो सर उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। यही मैं कह रहा था कि ज़्यादा इसमें कई बार ऐसा होने लगता है कि हमने लंबा गैप ले लिया, उसमें सर मुझे ऐसा लगता है ये अपना ध्यान फिर भटक गए। वो आंख में आप बता रहे थे ना कि जो जोश होना चाहिए, और ये कमी हमेशा आएगी तब तक कि जब तक आपको क्लियर ही नहीं कि करना क्या है। समझो मेरी बात भाई, जब ज़रूरत ही आपकी छोटी हो जाएगी तो फिर समस्या बढ़ेगी। आपको पता है कि आपको नीड ही नहीं पता है सिलेक्शन के बाद आपके जीवन में क्या चेंज होने वाला है। ये आग सोने नहीं देगी सर। वो कहते हैं ना कि मैं मेहनत करता चला गया, उसके हिसाब से मैं उतना ही भाग्यवान होता चला गया। पहले दिन भाग्यवान नहीं हुआ, मैं मेहनत करता गया। इसको रोकोगे आपका भाग्य भी नीचे। इस बात को ध्यान रखो।
So actually I want to just share means how I got connected to you. Means so it's been only 3 days that I'm following your lectures. So here is my cousin. He is a big fan of you. He always used to insist me that watch sir's video. Every day he used to, because it's been 1 month I have joined a coaching. Both of us we have joined, and I was unable to connect geography. Means first climatology. Our coaching they started with climatology, and I was unable to create a connectivity. So then he used to, from the first day he was suggesting you watch sir's video, but I was not willing because I was on trying. Means I wanted to try for myself only. So one day I was in YouTube, I got a shorts of you. Okay, so there you have mentioned that means during revision nobody used to mention that one thing, that is about writing, that you have to write every day, that what you have learnt. And that thing was similar to my mother's also. She used to tell the same thing during the school. So after that I checked out that who's the teacher. Then I found out that it's your name. Then I thought, okay, he was also telling about that. ये सही बता रहा था ऐसा? Yeah. Then it's been 3-4 days. Today is the 4th one. Today I'll be also going, and I'll be continuing a lecture of climatology. And the way you teaches the climatology in the recorded also, it feels like means I'm going through a live class. The way he used to say that, अरे कहाँ खो गए? आओ इधर आ जाओ. Okay, and that thing works. Sir, that thing works. Actually वही होता है कि while watching, I used to start connecting to other things also, that concept. Then when I used to listen your words, yeah, आ जाओ वापस, then it works. So thank you for that quality, sir. सुदर्शन सर, सिद्धार्थ सर, प्रतीक सर, मैं आप तीनों से पढ़ा हुआ हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ही, और सर मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, सच्ची में सर। मतलब सर प्रतीक सर की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है क्लास के अंदर कि वो कैसे कनेक्ट करते हैं डॉट, और मैं तो कैसे राजाओं को लर्न कराते हैं क्लास के अंदर कि भाई लैंड करा दे किसी तरीके से, और मतलब इट्स रियली वेरी एंटरटेनिंग क्लास। और टीचर से भी पढ़ा है, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, एक जगह और मैंने क्लासेस ली थी, मैंने बीच के अंदर छोड़ दिया, मैंने 1 लाख रुपए पे किया और बीच में छोड़ दिया, क्योंकि वो 15 दिन के अंदर ज्योग्राफी ख़त्म कर रहे थे। एंड मेरे को ऐसा लगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आया मेरे को, और बीच में छोड़ दिया। फिर मैंने थोड़ा नेट पे रिसर्च किया, एंड देन आई जॉइंड अनअकैडमी। एंड सर मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा पढ़कर, क्योंकि मैंने प्रतीक सर की क्लासेस ली, आपकी ली, एंड मैंने तो SSC मजाक के लिए भर दिया था कि दूंगा। आई स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 50 इन GS पेपर। क्या बात इस अटेम्प्ट के अंदर जो मैंने लिया था। आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर। मैं हाथ जोड़ के आप तीनों सर को, सर मैं दंडवत प्रणाम नहीं कर सकता यहाँ पे, नहीं तो मैं करूँगा सर। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्लास में इतना अच्छा माहौल रहता है सर। मैं तो आइकॉनिक हूँ, मैंने आपसे एक बार डैम के लिए पूछा भी था क्लास के अंदर जूम सेशन में। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप लोग, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। हाथ जोड़ के सर आप लोगों को थैंक यू सर। सर प्रतीक सर से एक चीज़ पूछनी है। प्रतीक सर आपसे क्वेश्चन सर ये जो एशियंट हिस्ट्री के अंदर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के वो होते हैं, कहते बुक्स लिखी होती हैं, अलग अलग राइटर्स होते हैं, लिटरेचर, हाँ लिटरेचर होती है सर, याद नहीं होते सर, वो मतलब 100% भूल जाते हैं, कितना याद कर लें? देखिए 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि दे आर एक्चुअली सोर्सेज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। अब जैसे पाली लिटरेचर सबको पता होना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द कोर पार्ट, ओके ना, समझे। मतलब सुद पिताक, विनय पिताक, अभिधम पिताक, सुद पिताक के अंदर फिर और भी निकायस है, ओके, निकायस के सब पार्ट्स हैं। बट देन देयर आर सर्टेन बुक्स दैट इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्रीज, राइट। अब जैसे ओरिजिनल बुक के ऊपर कमेंट्री लिखी गई है ना, टीका लिख कहते हैं हम लोग उसको, तो कमेंट्रीज में कुछ कुछ आपको याद रखनी पड़ेगी। मेनली मेरे हिसाब से ऐसे ऑथर्स की बुक्स जिनको कोर्ट पैट्रोनेज मिली है लेटर पीरियड में। अब जैसे विश्वभू है, या अगर आप देखोगे तो दिग्नाग आपको देखने को मिले गुप्ता पीरियड के अंदर, वासवबंधु आपको मिल जाएंगे, राइट। या ओरिजिनल आपको आनंद है या विनय है सर, ठीक है ना, विनय पिताक या उपाली ने जिसने कंपाइल की है, तो उन सबको आपको याद रखना पड़ेगा। और रिवीजन इज़ द की सर, मैंने आपको पहले भी कहा ना कि इसमें देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर दैट, ओके। वो ये सर क्या होता है कि आपकी क्लास के अंदर क्लास अटेंड करते हैं तो कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी बन जाती है, बिल्कुल क्लियर है कि कहाँ कौन सी डायनेस्टी बैठी है, किसने क्या किया, कहाँ कौन सा राजा गया। मैं तो आपकी क्लासेस रात को सोते हुए 2x पे कहानी की तरह सुनते सुनते सो जाता हूँ, तो मेरे को तो बहुत मज़ा आता है सर।
मेरे को तो मतलब एशियंट हिस्ट्री मैं जब सर से पॉलिटी पढ़ रहा था तो सर कहते थे 4 बार रिवाइज करो। मैं एक्चुअली सर मतलब वी कम फ्रॉम सच अ फैमिली जहाँ हम सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमसे घर में बैठकर मैं आराम से पढ़ाई कर रहा हूँ तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन मतलब सर की क्लास में मैं 4-4 5-5 बार नहा रहा हूँ तो नहाते हुए चल रही है, वो भाई बाहर से चिल्ला रहा होता था, ये बंद करिए क्या क्या सुनता रहता तू अंदर। मैं वॉशरूम के अंदर भी सर नहा रहा हूँ तो सर की क्लासेस चल रही हैं। तो सर मतलब इट्स सो एंटरटेनिंग सर कि आप तीनों से पढ़कर तो सर मेरे को सच्ची में बता रहा हूँ सर मतलब मोक्ष प्राप्त होने हो गया है सर। देखिए 2-3 चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आपको गाना याद रहता है सबको? बिल्कुल देखो मैं थोड़ा फिल्मों का एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको पता होगा मेरे बैचलर। अब आपको लग रहा होगा कि मास्टर हर बार पिक्चर के डायलॉग मार देता है, तो मैंने 3-4 बार देखा होगा तो ही मुझे याद रहा होगा ना, पढ़ा होगा या। सो द सेम अप्लाइज टू दिस पार्ट एज वेल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग एज वेल। एज ए टीचर वी कीप ऑन रिवाइजिंग दैट सब्जेक्ट। सिद्धार्थ सर है, सुदर्शन सर है, मुदित सर है, मैं हूँ सर, है ना। हम नहीं करके हमारे सब्जेक्ट को मतलब घोल के पी गए और अभी भी उतना ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं। कल यस्टरडे मैं ट्रैवल करके आ रहा था, मैं रास्ते में पूरा रास्ता पढ़ाई करके आ रहा था। मेरा को पैसेंजर उसको लगा कि यार ये कब से, क्योंकि हम फ्लाइट के पहले हमारी फ्लाइट डिले हुई थी तो मैं वेट कर रहा था बाजू में ही, ट्रांजिट में ही। तो वो तभी भी मेरे बाजू में था कि यार कुछ पढ़ रहा है हिस्ट्री को लेके। उतरा उसके बाद उसने मुझे पूछ ही दिया, उसको क्यूरियोसिटी आ गई कि यार ये कर क्या रहा है कब से। तो मैंने कहा कि आई एम ए टीचर एजुकेटर एंड आई नीड टू कीप ऑन रिवाइजिंग दैट। तो वही चीज़ है आपके लिए भी सर। हाँ जी सर। आप उसको मिनिमम 4 to 5 टाइम्स रिवाइज करोगे तो ही आपको कमांड आएगी। सर एक चीज़ और है, हिस्ट्री के अंदर अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन, मतलब मैं प्रीवियस मेरा 2023 अटेम्प्ट है। छोड़ दो 5 क्वेश्चन आता है वो ना, वो ऐसे मार्च पब्लिक सर्विस कमीशन सर, वो बिल्कुल मतलब मार्च से आता है, मंगल ग्रह से आता है वो। मतलब एज ए टीचर ऑफ हिस्ट्री मैं कह रहा हूँ कि आप कितनी भी नोट्स, कितनी भी मटेरियल्स, कितनी भी बुक्स को देख लोगे, 2-3 ऐसे सवाल आएंगे जो कंप्लीटली आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होंगे। दैट विल बी नॉट फाउंड इन स्टैंडर्ड सोर्सेज। इवन एज अ टीचर हम भी नहीं कवर कर पाते हैं, इतना फैक्चुअल आता है। पर आप देखिए कि अगर 21 क्वेश्चन हिस्ट्री कल्चर में से आ रहे हैं या 22 आ रहे हैं, 15 या 16 जो होंगे वो स्टैंडर्ड सोर्सेज, स्टैंडर्ड बुक्स, और एक अच्छे टीचर से आप कहीं से भी पढ़ रहे होगे वो कवर हो रहे हैं। हाँ जी। तो फोकस ऑन व्हाट इज देयर इन योर बुक एंड द सोर्सेज। वो वैसा है ना कि थाली में, आपकी थाली में क्या है, रोटी सब्जी है, अब बाजू वाले में पास्ता पड़ा है, तुम पास्ता देख के फरफरा रहे हो। दैट इज नॉट द केस ना सर, है ना। पहले इसके ऊपर फोकस करो, 15-16 क्वेश्चंस के ऊपर। सर एक चीज़ और है कि जो क्या होता है सर, ईयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपने मेडिवल हिस्ट्री का मैंने अभी आपको कोर्स रिकॉर्डेड खत्म किया है, राइट। तो उसके अंदर आपने एक क्वेश्चन दिया था तैमूर का इन्वेजन वाला। और उससे उसके अंदर 200 साल ईयर के, हाँ 300 साल की हिस्ट्री उनने एक साथ पूछ ली थी। 250-300 साल की। तो सर वो तो सर बिल्कुल मतलब वो तो क्रोनोलॉजी वेस पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। इसके लिए एक टीचर के रूप में हम लोग लिंकेजेस एस्टेब्लिश करते हैं। आप कंटिन्यूसली क्रोनोलॉजी वाइज 2 बार रिवाइज करोगे कि भाई 1398 में तैमूर की एंट्री हुई, वास्को डी गामा वाला एक सवाल था कृष्णदेव राय के साथ। अब कृष्णदेव राय 1520 में पावर के ऊपर थे, वास्को डी राय 1498 के अंदर आया, राइट। तो फिर इस तरह से आपको कोरिलेशंस तो एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे ना। तो ईयर बेस में तो आप क्या कर सकते हो, मैपिंग बेस्ड नोट्स बनाओ कि ये राजा यहाँ पे था, वास्को इस पीरियड में 1498 में नीचे आया, उसका कंटेम्पररी ऊपर लोधी था, समझे, दिल्ली के अंदर सिकंदर लोधी था, इब्राहिम लोधी था, वो देखो अपने हिसाब से, तो थोड़ा बहुत लिंकेजेस बैठ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। तो आप खाली अपने अंदर देखिए कि आई वांट टू बी द एजेंट ऑफ चेंज। तो आप ये सोचिए कि अभी मैं आवाज़ नहीं कर रहा हूँ, पर भविष्य के अंदर कुछ ऐसा कार्य करने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ जहाँ बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक साइन आपको तिहाड़ भेज सकती है, वही साइन आपको राष्ट्रपति भवन भेजेगी, प्रेसिडेंशियल अवार्ड इन पब्लिक एक्सीलेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और गलती कर दोगे तो सीधा जाओगे तिहाड़। सो द चॉइस इज योर्स, समझे। चलिए, तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, और वो इन्फॉर्मेशन है हमारी आरएम बैच के बारे में, जो शुरू हो रही है 30 मार्च से। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स, जी हाँ, आप जो देख रहे हो वही चेहरे आपको पढ़ाएंगे यूपीएससी के सपने को साकार करने के लिए। इसके अंदर आपको फ़ायदा बहुत ही होगा। 1100 प्लस आवर्स की इसके अंदर पूरी की पूरी कवरेज है, सिलेबस कवरेज है, टेस्ट सीरीज़ है, प्रीलिम्स मेंस की प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसके अंदर 24,000 से ज़्यादा MCQs कवर किए जा रहे हैं। You will also get the practice booklets, मेंस की PYQs के एनालिसिस मिलेगी और साथों साथ नोट्स मिलेगी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि ये जो बैच होने वाली है, इस बैच के अंदर अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो अभी, तो आपको 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है। 40% माय फ्रेंड, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्काउंट्स दैट अनअकैडमी इज ऑफरिंग।
यहाँ आपको बहुत ही फायदा होगा क्योंकि जीएस ऑप्शनल टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर हो जाएगी एज लो एज 2000 रुपीज़ पर मंथ। 2000 रुपये में अगर आप तैयारी करना चाहोगे तो शायद तक आपको कहीं पे बाहर रह रहे हो तो आपको उसकी रूम की रेंट की भी चार्जेस उससे ज़्यादा होगी। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, यहाँ मेंटर्स आपको मिल जाएंगे और साथों साथ अनलिमिटेड टाइम टेस्ट आप दे सकते हो, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, तो बहुत ही फायदेकारक होगा। हमारे मटेरियल्स की क्वालिटी सबसे बेस्ट है। इनफैक्ट 2022 की जो प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन हुई थी, मेंस की एग्जामिनेशन हुई थी, उसमें हमारे पास अराउंड 80% टॉपिक कवरेज था। This is the screenshot of the questions that we had covered in our test series, and the same kind of BioRock technology was asked in the UPSC prelims examination as. So we are very much committed to give the best quality of education by the top educators जिनके साथ आप interact कर सकते हो, live classes के अंदर भी join कर सकते हो। तो देर किस बात की है, जुड़िए हमारे साथ। इनफैक्ट हमारे पास बहुत ही अच्छे रैंकर्स निकल के आए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। वी हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 4। 2021 के अंदर 190 प्लस सिलेक्शंस थे, 2020 के अंदर 170 प्लस सिलेक्शंस हमारे पास थे, और 2019 जहाँ पे हमारे पास 30 प्लस सिलेक्शंस यहाँ पे आए हैं। तो आप ये सब टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देख सकते हो। हम दे हैव बीन लाइक नो स्टडिंग विद द अनअकैडमी एजुकेटर्स एज वेल। और इसके सिवाय अगर आप ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हो तो ऑफलाइन के अंदर हम लोग शुरू कर रहे हैं सेकेंड ऑफलाइन बैच जो 3 अप्रैल से शुरू होगी। 5 PM शाम को शुरू होगी, 5 से 7:30 बजे तक। अनअकैडमी सेंटर है दिल्ली के अंदर ही, ओल्ड राजेंद्र नगर में ही, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेरी होगी तो आप ये नंबर के ऊपर ज़रूर से कॉल करिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ये स्कैन करिएगा कोड को, इसका भी आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। इसके सिवाय अगर आप यहाँ पे टेस्ट देना चाहते हो और अपने आप को चेक करना चाहते हो तो 26 मार्च को 2023 वी हैव गॉट सम प्रीलिम्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टेस्ट एज वेल। दिल्ली, प्रयागराज, जयपुर, पटना, पुणे, इन सब सेंटर्स के अंदर ये टेस्ट हो रहा है। अपने आप को तराशिए, चेक करिए और ये यूपीएससी की जो जर्नी है उसको साकार करिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज मी प्रतीक नायक अलॉन्ग विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी, शाइनिंग ऑफ। लेट्स क्रैक इट।